Hello everyone and welcome back to the ISC guide. In this video, we'll be doing unit 2 of your ISC psychology for grade 12 2027 boards. इस यूनिट का नाम है पर्सनालिटी। ये तुम्हारा सबसे छोटा चैप्टर है, जस्ट किडिंग, बट अच्छे से हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है बट हम लोग बोर नहीं होने वाले हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी स्कैर्ड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, लेंदी बहुत है बट बहुत इजी चैप्टर है अगर तुम सिर्फ कोर प्रिंसिपल्स इसके समझ जाओगे। ठीक है, तो दिस चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू टू वीडियोस। दिस इज पार्ट वन में वील सी स्टार्टिंग का पार्ट एंड पर्सनालिटी के थ्योरीज, दैट्स इट। ठीक है, तो एक मेजर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारे सिलेबस का भी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तुम ये कभी भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, प्रीलिम हो, टर्म वन हो, बोर्ड जो कुछ भी, ये चैप्टर इज अनस्किपेबल। ठीक है, तुम्हें अपने स्क्रीन पे जितने भी नोट्स दिख रहे, जितने भी दिखने वाले अभी, ये सारे आर अवेलेबल फॉर फ्री। ठीक है, तुम्हें इनको एक्सेस कैसे करना है? गो डाउन टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो। वहां पे तुम्हें बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, चेक देम ऑल आउट। ठीक है, स्ट्राइवर ऐप का मिलेगा, which is an app that I've developed for all ISC students to be able to track their studies. ठीक है, एंड देन उसके बाद ISC साइकोलॉजी हैंडबुक के बारे में भी तुम्हें डिटेल्स मिल जाएंगी, विच आई रियली रिकमेंड दैट यू डू बाय। ठीक है, उसमें प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स है, रिविजन शीट्स हैं, एवरीथिंग दैट यू कैन इमेजिन, टेक्सचुअल क्वेश्चन, सैम्पल पेपर, सब मिलता है उसमें। ठीक है, उसका सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, अगेन वीडियो विल बी लिंक्ड एंड मेरे चैनल पे जाके ढूंढोगे वहां पे भी मिल जाएगी। बट फॉर द नोट्स यू विल हैव टू ज्वाइन द व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो एंड देन वहां पे व्हाट्सएप चैनल जब ज्वाइन करोगे देन व्हाट्सएप चैनल के डिस्क्रिप्शन में यू विल गेट द लिंक टू द गूगल ड्राइव विथ ऑल नोट्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो यूट्यूब कमेंट्स पे छोड़ सकते हो, वरना आई रिकमेंड, उससे बेटर है मैं ज्यादा जल्दी रिस्पॉन्ड करता हूँ इंस्टाग्राम पे @theiscguide। ठीक है, तो वहां पे जस्ट सेंड मी, फॉलो मी देयर टू, जो भी तुम्हारा डाउट है कभी भी तुम पूछ सकते हो। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं पर्सनालिटी के डेफिनेशन। ये डेफिनेशन तुम्हें वर्ड टू वर्ड याद करना है, एज दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ डेफिनेशन जो हम लोगों को देके रखा है सिलेबस में, जहां पे हमें प्रॉपर एक बंदे का नाम देके रखा है एंड हमें इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन लर्न करना है। ठीक है, तो इसमें एटलीस्ट तुम्हें कीवर्ड्स याद रखने हैं। तो पर्सनालिटी क्या होती है? इट इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डायनामिक मतलब एवर चेंजिंग। तो पर्सनालिटी क्या, एवर चेंजिंग विद एनवायरमेंट एंड विद अदर इन्फ्लुएंसेस, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, विद सोसाइटल प्रेशर। ठीक है, तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द इंडिविजुअल, बेसिकली एक इंडिविजुअल के अंदर या फिर उनके माइंड के अंदर। ठीक है, ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स। साइकोफिजिकल मतलब अगर हम लोग सिर्फ साइकोलॉजिकल बोलेंगे, दैट वुड बी ऑल इनसाइड आवर माइंड, राइट? तो हमारे माइंड से रिलेटेड रहेगा, बट यहाँ पे फिजिकल रिलेशन भी आ रहा है विच इज रिलेटेड टू बिहेवियर। ठीक है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे साइको फिजिकल सिस्टम्स बोलते हैं। तो पर्सनालिटी इज नॉट ओनली व्हाट गोज ऑन इनसाइड आवर ब्रेन, इन आवर माइंड, बट ऑल्सो द वे वी एक्ट, हमारा बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स सर्टेन पीपल और सर्टेन थिंग्स। तो वो सब इसमें इंक्लूड होता है, दैट डिटरमाइन इज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट। बेसिकली तुम देखोगे ना, तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल क्लास में बहुत सारे लोग रहेंगे, लेट्स टेक 25-30 कुछ लोग हैं तुम्हारे क्लास में। ठीक है, एवरीबडी स्टडिंग अंडर द सेम टीचर, एवरीबडी हैज द सेम बुक्स, उनका सेम सिलेबस है, दे हैव द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी, बट एवरीबडी इज यूनिक। वो कैसे डील कर रहे हैं स्टडीज के साथ, वो कैसे किसी टीचर के साथ बिहेव कर रहे हैं, उनको कैसे अप्रोच कर रहे हैं, दैट इज यूनिक टू दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो एनवायरमेंट में इवन इफ पीपल हैव द सेम एनवायरमेंट, दे आर स्टिल यूनिक। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग यूनिक एडजस्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया मेन, ये गॉर्डन एल्पोर्ट ने दिया था। इसका हम लोग आगे जाके एक पर्सनालिटी की थ्योरी भी देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अप हमें और थोड़ी डेफिनेशंस करनी है, इनको ब्रीफली समझ लो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। ठीक है, द फर्स्ट थिंग वी हैव इज कॉल्ड टेम्परामेंट। टेम्परामेंट क्या होता है? बेसिकली जो इनबॉर्न इमोशनल नेचर होता है ऑफ एन इंडिविजुअल। बेसिकली थोड़े बच्चे होते हैं कि बचपन से क्यूरियस रहते हैं, थोड़े बचपन से ही चीयरफुल रहते हैं, थोड़े बचपन से ही आइसोलेटेड रहते हैं, राइट? तो ये क्या है? दिस इज द इनबॉर्न इमोशनल नेचर, और इसी को हम लोग टेम्परामेंट बोलते हैं।
द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज कॉल्ड हैबिट्स. ये तो इजी टू अंडरस्टैंड है. लर्न एंड रिपीटेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर. ठीक है, जो धीरे धीरे करके जैसे जैसे फेमिलियर होता जाता है वो ऑटोमेटिक होता जाता है. ठीक है, इसके लिए उसको हैबिट बोलते हैं. तो सम पीपल व्हेन दे आर नर्वस वो नेल्स बाइट करते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में जो भी बोल रहा हूँ आई डू होप कि यू आर टेकिंग द नोट्स विथ मी. ऑफ कोर्स तुम्हें ये पीडीएफ मिल जाएगा ऑफ ऑल द स्लाइड्स एंड एवरीथिंग, बट आई डू होप कि तुम साथ में नोट्स लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ वो तुम एग्जाम में भी लिख सकते हो. ठीक है, देन नेक्स्ट आता है वैल्यूज. दीज आर सोशली एक्सेप्टेड बिलीव्स और स्टैंडर्ड्स. ठीक है, सोशली एक्सेप्टेड होना बहुत जरूरी है. इफ इट इज नॉट सोशली एक्सेप्टेड दैट मीन्स क्या हो जाएगा, द पर्सन इज अ डिविएंट. ठीक है, बेसिकली जो सोसाइटल नॉर्म है उससे दूर वाली वैल्यू हो जा रही हो. ठीक है, तो वैल्यूज आर जनरली सोशली एक्सेप्टेड बिलीव्स और स्टैंडर्ड्स दैट गाइड अ पर्सन्स चॉइसेस, बिहेवियर्स और जजमेंट्स. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल तुम ले रहे हो, यू एज अ स्टूडेंट यू आर चूजिंग टू स्टडी राइट नाउ. ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वैल्यू है कि इंस्टेड ऑफ चीटिंग मुझे ऑनेस्टली मार्क्स लेके आना. वो क्या हो गया, तुम्हारा एक वैल्यू हो गया. ठीक है, दैट इज योर बिलीफ कि ऑनेस्टली मुझे मार्क्स लेके आने, मुझे मेहनत करके मार्क्स लेके आने. ठीक है, दैट इज अ चॉइस दैट यू आर नॉट चीटिंग. इट इज ऑल्सो अ बिहेवियर कि तुम चीट नहीं कर रहे हो, तुम बैठ के चिट्स बनाने की जगह अच्छे नोट्स बना रहे हो. राइट, तो ये वैल्यूज हो गया. एंड द लास्ट डेफिनेशन वी हैव इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ. इसको हम लोग आगे भी जाके देखेंगे, बट यहाँ पे समझ लो इट इज बेसिकली एक इंडिविजुअल है वो खुद के बारे में क्या सोचता है. इट इज द इंडिविजुअल्स अवेयरनेस, परसेप्शन एंड इवेल्युएशन. बेसिकली तुम हो, तुम्हारा खुद के बारे में एक आइडिया क्या है. मैं ऑनेस्ट बंदा हूं, मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूं, जो भी. ओके, तो वो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ में आता है. ऑल योर परसेप्शंस, बिलीव्स, एटीट्यूड्स टुवर्ड्स योर सेल्फ, वो सब इसमें आ जाता है. नेक्स्ट आता है हम लोगों के मेन थ्योरीज. ओके, अगेन मैं बोलूंगा यहाँ पे जो मैं योर्स तो मैं बताने वाला हूँ, इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी टू लर्न देम? नो, बट ये एक इंप्रेशन क्रिएट करता है ऑन ऑल एग्जामिनर्स, और तुम्हारी टीचर को भी ये ज्यादा प्रिफर्ड रहेगा कि तुम डेट्स लिखो. इन योर बुक द डेट्स माइट बी डिफरेंट, तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर तुम अपने बुक में से लिख रहे हो. एज क्या होता है ना, बेसिकली ये डेट्स क्या होती है, दिस इज व्हेन द रिसर्च पेपर्स आर पब्लिश्ड. ओके, जब भी जो भी क्रिएटर रहता है ऑफ द थ्योरी वो रिसर्च पेपर जब पब्लिश करता है, तो तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक रहता है ना, इट इज रेफरिंग बैक टू दैट पर्टिकुलर पेपर. ठीक है, इसके लिए हम लोग उस पेपर के पब्लिशिंग का ईयर लिखते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज मेनी थ्योरिस्ट्स क्या करते हैं, वो सबसे पहले थोड़े साल पहले एक वाला पेपर अपनी थ्योरी पे पब्लिश करेंगे, देन उसके बारे में और आगे रिसर्च करेंगे तो एक दूसरा पेपर भी वो लोग रिलीज कर सकते हैं. राइट, सो इसके लिए कभी कभी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स आ जाता है. ऑलराइट, तो अभी सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं ह्यूमोरल थ्योरी व्हिच वाज गिवन बाय हिप्पोक्रेटिस इन 400 बीसी. ओके, तो ह्यूमोरल थ्योरी में बेसिकली हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, द 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स. वो इंपॉर्टेंट है, ये सारे ह्यूमर्स का टेम्परामेंट क्या होता है एंड इनका बेसिकली ड्राइनेस एंड टेम्परेचर वो सब क्या होता है, अभी हम लोग देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो 4 ह्यूमर्स है, ह्यूमर्स बेसिकली मीन्स 4 बॉडीली फ्लूइड्स. ओके, तो जितने भी 4 चीज हम लोग देखने वाले हैं ये 4 बॉडीली फ्लूइड्स के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड हिपोक्रेटिस के हिसाब से जिस भी इंसान में ये पर्टिकुलर ह्यूमर ज्यादा रहता था या फिर फ्लूइड ज्यादा रहता था, दैट पर्सन वुड बी डोमिनेटेड बाय दिस. तो फॉर एग्जाम्पल जिसमें ब्लड सबसे ज्यादा है तो वो बहुत चीयरफुल, एक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड सोशिएबल बंदा रहेगा. ओके, तो ये ब्लड का हो गया. तो अभी फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी ऑल्सो नीड टू नोट द टेम्परेचर एंड साथ में वो ड्राई है कि मॉइस्ट है. ओके, तो ब्लड होता है वार्म एंड मॉइस्ट. तो मैं ये याद ही करना और कुछ ज्यादा कर नहीं सकता. ठीक है, बट इसका टेम्परामेंट क्या है, इसका टेम्परामेंट तुम याद रख सकते हो, सैंग्विन. ठीक है, इसके टेम्परामेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंग्विन टेम्परामेंट. इन ब्लड वी हैव सैंग्विन टेम्परामेंट. तो तुम ये नाम याद कर लो, बस इतना काफी रहेगा. ओके, the next one we have is called yellow bile. Yellow bile is warm and dry. और इसमें जो पर्सन रहता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है, वो अग्रेसिव रहता है, शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, एनर्जेटिक रहता है. राइट, तो इसमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परामेंट के केस में, टेम्परामेंट में इसको बोला जाता है कोलेरिक. ठीक है, इसको बोला जाता है पर्सन विद कोलेरिक टेम्परामेंट.
ऑलराइट, नेक्स्ट अप वी हैव ब्लैक बाइल। जो भी बंदा ब्लैक बाइल से डोमिनेटेड रहता है, दैट पर्सन इज सैड, सीरियस, थॉटफुल एंड पेसिमिस्टिक। ठीक है, तो इसके लिए इसका टेम्परामेंट भी हम लोग बोलते हैं मेलेंकोलिक। ठीक है, तो ये जो पर्सन रहता है, दैट पर्सन हैज मेलेंकोलिक टेम्परामेंट। तो हर एक ह्यूमर के लिए तुम्हें बेसिकली याद रखना है कि कौन सा फ्लूइड मेन आ रहा है। ठीक है, फ्लूइड याद रख लिया, देन उसका टेम्परेचर एंड ड्राइनेस, मॉइस्टनेस, वो सब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड टेम्परामेंट का नाम क्या है। ठीक है, द नेक्स्ट वन वी हैव फ्लेम। फ्लेम इज कोल्ड एंड मॉइस्ट। तो द पर्सन इज काम, स्लो, पीसफुल एंड इमोशनली स्टेबल। एंड ये सबसे इजी है याद रखने के लिए इन केसेस ऑफ टेम्परामेंट का नाम। ये सिंस फ्लेम था तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्लेगमैटिक। ठीक है, इसको, अरे मैंने ई नहीं बनाया ढंग से, एक सेकंड, सॉरी, फ्लेगमैटिक। ठीक है, तो ये फ्लेगमैटिक टेम्परामेंट का पर्सन हो गया। ये तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। मोस्टली इसमें तुम्हें थोड़ा याद करना पड़ेगा सिंस प्रॉपर नाउन्स देके रखे हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, इसके लिमिटेशंस, नाउ ईच एंड एवरी थ्योरी यू मस्ट नो मिनिमम वन लिमिटेशन, बट मैं तुम्हें हर जगह 2 या 3 दे रहा हूँ। कि तो दिस इज नॉट साइंटिफिक। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि अगर ब्लड ज्यादा है तो यू विल बी वेरी चीयरफुल, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड बहुत ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड है। यू आर जस्ट डिवाइडिंग पर्सनालिटी इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स, विच इज वेरी लेस। ठीक है, तो सिर्फ इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, दुनिया में सिर्फ 4 टाइप के लोग हैं, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो इसके लिए दिस इज अ थ्योरी विच इज ओवर सिंप्लीफाइड। नाउ वी हैव सिगमंड फ्रॉइड के थ्योरीज। ये तुम्हारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस आता है सबसे पहले, ये सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, एंड दिस वाज रिलीज्ड इन 1900। ठीक है, 1900। तो इसमें वी हैव 3 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस लेवल, प्री कॉन्शियस लेवल एंड अनकॉन्शियस लेवल। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके हम लोग आगे की थ्योरी समझ पाएंगे फ्रॉइड की। तो कॉन्शियस लेवल क्या है, बेसिकली जो अभी मैं बोल रहा हूँ, यू आर हियरिंग इट, यू आर प्रोसेसिंग इट एंड यू आर अवेयर ऑफ इट इन प्रेजेंट टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस लेवल। ठीक है, जो भी तुम्हारे दिमाग में अभी चल रहा है करेंटली, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए कॉन्शियस लेवल। प्री कॉन्शियस लेवल क्या होता है, इट इज बेसिकली ऐसी कोई चीज जो मैं तुम्हें याद दिलाऊं तो तुम रेडिली अपने कॉन्शियस माइंड में लेके आ सकते हो। ठीक है, अभी उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, बट मैं जैसे ही बोलूं तुम फट से वापस रिकॉल कर सकते हो एंड उसको अपने कॉन्शियस माइंड में लेके आ सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे कोई दोस्त का नाम, ठीक है, या फिर तुम्हारी क्रश का नाम, तुम्हारी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नाम, जो भी है, तो वो सब क्या, मैं जैसे ही वो बोला, मे बी एट दिस मोमेंट तुम नहीं सोच रहे होगे, ठीक है, बट एज सून एज आई सेड इट, तुम्हारे मन में वो नाम आया होगा, राइट। तुम्हारे मम्मी पापा का फोन नंबर ले लो, तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑल रिलेटेड टू द प्री कॉन्शियस लेवल। जो मेमोरीज एंड इंफॉर्मेशन रहती है दैट यू कैन रेडिली ब्रिंग इन टू प्रेजेंट अवेयरनेस, वो प्री कॉन्शियस लेवल में आते हैं। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज अनकॉन्शियस लेवल। अनकॉन्शियस लेवल, दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट ब्रिंग इन टू योर कॉन्शियस माइंड। ठीक है, दिस इज बेसिकली जो भी चीज तुम दबा के रखते हो अपने अंदर, विच इज हिडन फ्रॉम इवन योर सेल्फ। तो दिस इज ऑल हिडन विशेस, फियर्स, कोई पेनफुल मेमोरीज बचपन की। ठीक है, ऑल ऑफ दिस इज कवर्ड अंडर द अनकॉन्शियस लेवल। तो अगर मोस्टली क्या होता है ना, जो भी अभी हम लोग फ्रॉइड की थ्योरीज आगे जाके चैप्टर्स में भी देखेंगे, जैसे डिसऑर्डर थेरेपीज, वो सब में भी ये वाला जो अनकॉन्शियस लेवल रहता है ना, दिस इज द मेन प्लेस जहां पे तुम्हारे डिसऑर्डर्स, जहां पे तुम्हारे प्रॉब्लम्स, ये सब चालू होता है। ठीक है, जो भी अनकॉन्शियस लेवल रहता है ना, इट इज इनविजिबल टू योर माइंड। ठीक है, ये हिडन रहता है, तुम इसको कॉन्शियसली कभी भी अवेयर नहीं होते इसके बारे में, बट ये तुम्हारा बिहेवियर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो कंसिडर करो कि बचपन में तुम्हें एक कुत्ता चेज कर रहा था, ठीक है, नाउ यू फॉरगॉटन अबाउट इट, तुम्हें वो वाला मेमोरी याद नहीं है, बट तुम उस टाइम बहुत डर गए थे, तो दैट पेनफुल मेमोरी हो गई वो एक। ठीक है, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा डर गए थे, तो एक पेनफुल मेमोरी क्या अनकॉन्शियस में बैठा रहता, तो यू आर जस्ट नेचुरली स्कैर्ड ऑफ डॉग्स, ऐसा हो जाता है। ठीक है, यू डू नॉट नो द रीजन वाई, बट जब भी तुम्हें कोई डॉग दिखता है तो यू गेट वेरी स्कैर्ड। तो ये क्या हो गया, अनकॉन्शियस लेवल पे तुम्हारा एक पेनफुल मेमोरी स्टोर्ड है, विच इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग योर बिहेवियर एंड योर करंट थॉट्स, एंड तुम्हें पता भी नहीं है कि ये क्यों है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। द नेक्स्ट थ्योरी वी हैव इज द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अगेन सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था, दिस वाज गिवन इन 1905।
ठीक है, ये सबकी जो लिमिटेशंस है वो मैं लास्ट में करूंगा, लास्ट थ्योरी के एंड में। ठीक है, साथ में ही करेंगे। तो 1905 में दिया था। सबसे पहले हम लोग दो मेजर डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आता है लिबिडो। लिबिडो क्या होता है? दिस इज बेसिकली जो हमारी साइकिक एनर्जी रहती है ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। ठीक है, बेसिकली जो लिबिडो रहता है इट इज रिलेटेड टू प्लेजर। ठीक है, हम लोग आगे जाके इड के बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट थ्योरी, तो तुम्हें और ढंग से समझेगा बेसिकली। बट क्या होता है ना, योर माइंड वांट्स प्लेजर। ठीक है, वो इड बोलते हैं हम लोग उसको, इड बोला जाता है। इट बेसिकली देर इज अ पार्ट ऑफ योर माइंड विच वांट्स प्लेजर, तो उसमें एक सेक्सुअल इंस्टिंक्ट रहती है। ठीक है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन की। तो जो लिबिडो रहता है इट इज बेसिकली साइकिक एनर्जी ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट जो मोटिवेट करता है बिहेवियर को। ठीक है, बेसिकली यू वांट सेक्सुअल प्लेजर, तो उसके चक्कर में तुम अलग अलग चीजें कर रहे हो। ठीक है, बट नाउ दिस इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट यू आर थिंकिंग, वो आगे जाके रहता है। बट यहाँ पे हम लोग वी फोकस ऑन थिंग्स लाइक ओरल स्टेज में हम लोग देखेंगे फॉर एग्जाम्पल लिबिडो इज सेंटर्ड ऑन द माउथ। ठीक है, तो बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि जो प्लेजर सेंटर्स रहता है, हम लोग को सबसे ज्यादा प्लेजर किस चीज से मिलता है? अगर हम लोग अपनी माउथ से कुछ एक्टिविटीज कर रहे तो, सच एज जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, दे सक ऑन देयर थम्स। ठीक है, देन ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, कुछ चीज को बाइट करना, ये सब क्या है? दिस इज ऑल रिलेटेड टू द माउथ। तो जो हमारा प्लेजर सेंटर्स रहता है दैट इज अराउंड द माउथ ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर स्टेज। ठीक है, तो लिबिडो इसको बोलते हैं। एंड अनदर थिंग दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, हर एक स्टेज के लिए यू ऑल्सो नीड टू नो द फिक्सेशन। फिक्सेशन बेसिकली क्या होता है? इफ यू आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है, अगर तुम एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे ढंग से जा नहीं पा रहे हो ड्यू टू मल्टीपल रीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ओरल स्टेज में इफ तुम्हारा ब्रेस्ट फीडिंग ढंग से नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग इज इंपॉर्टेंट, राइट? हम लोगों ने जस्ट देखा, तो अगर फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज नॉट ब्रेस्ट फेड प्रॉपरली, तो उसका क्या हो सकता है? देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे फिक्सेशन का चीज आ जाए। बेसिकली जो पर्सन रहेगा दैट पर्सन विल बी स्टक इन द फिक्सेशन स्टेज थ्रू आउट देयर लाइफ, या फिर एटलीस्ट अप टू अ सर्टेन पॉइंट, जब तक ये स्टेज हम लोग बेसिकली क्लैरिफाई नहीं कर देते। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं कर देता, तो देर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट जिसकी वजह से फिक्सेशन क्रिएट होता रहेगा। नाउ दिस फिक्सेशन लीड्स टू नेगेटिव आउटकम्स। ठीक है, तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट रिफर्स टू बीइंग स्टक एट अ साइकोसेक्सुअल स्टेज ड्यू टू टू मच और टू लिटिल सेटिस्फैक्शन ड्यूरिंग दैट एज। तो मैंने अभी जैसे बोला ब्रेस्ट फीडिंग ढंग से नहीं हुई, तो वो क्या हो गया? टू लिटिल सेटिस्फैक्शन, सिंस जो प्लेजर सेंटर्स है दैट इज अराउंड द माउथ एंड वो ढंग से सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, तो इसका फिक्सेशन क्या हो सकता है इन ओरल स्टेज? फिक्सेशन कुड बी ओवर ईटिंग, स्मोकिंग, नेल बाइटिंग। अगर कोई पर्सन बड़ा होकर भी ये सब कर रहा है तो इट इज पॉसिबल कि दे आर स्टिल फिक्सेटेड इन द ओरल स्टेज। इसका तुम्हें एज भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, 0 to 1 years ऑफ एज। ठीक है, क्योंकि ऐसा आ सकता है फॉर एग्जाम्पल देर इज ए 7th month ओल्ड चाइल्ड, उसका कौन सा स्टेज में अभी अकॉर्डिंग टू साइकोसेक्सुअल स्टेजेस वो कौन से स्टेज में आइडेंटिफाई कर। तो 7 months इज ऑफकोर्स बिटवीन 0 to 1 years, तो तुम डायरेक्टली ओरल स्टेज लिख सकते हो। ठीक है, the next stage we have is called the anal stage. Anal stage is between 1 to 3 years. यहाँ पे जो प्लेजर सेंटर्स रहते हैं लिबिडो, इट इज सेंटर्ड अराउंड बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल। ठीक है, बाउल बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू फीसीज एंड एवरीथिंग। ठीक है, तुम्हारे इंटेस्टाइन से रिलेटेड रहता है। ओके, सो पॉटी ट्रेनिंग इन ये सब में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता। तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी पॉटी ट्रेनिंग ढंग से नहीं हुई, ठीक है, देयर इज एन इंडिविजुअल ए जिसकी पॉटी ट्रेनिंग ढंग से नहीं हुई, दैट वुड मीन कि वो फिक्सेटेड हो जाएगा। अगेन सिंस उसकी पॉटी ट्रेनिंग ढंग से नहीं हुई है, तो उसका जो प्लेजर सेंटर्स था, जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए था इन दिस पर्टिकुलर स्टेज, वो ढंग से नहीं मिला। राइट, तो इसके लिए क्या फिक्सेशन होगा? तो यहाँ पे दो टाइप के फिक्सेशन होते हैं। या तो पर्सन विल बिकम एक्सट्रीमली ऑर्डरली, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड। अगर वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एनल रिटेंटिव। एंड अगर वो बहुत ज्यादा मेसी है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, केयरलेस है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनल एक्सपेंसिव। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉपर नाउन्स है इस चैप्टर में। मैं ये वाले नोट्स दे रहा हूँ। अगेन अगर तुम साइकोलॉजी हैंडबुक खरीदोगे वहां पे भी तुम्हें ये सारे कीवर्ड्स रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। ओके, अनदर थिंग दैट आई एक्चुअली फॉरगॉट टू मेंशन इसमें लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस में
दिस इज ऑल्सो नोन एज द आइसबर्ग थ्योरी। ठीक है, तो अगर तुम्हें अपने सिलेबस के हिसाब से जाओगे ना, तो अगर तुम्हें पेपर में कहीं पे भी आइसबर्ग का पिक्चर डायग्राम कुछ मिला, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि आइसबर्ग मॉडल है बेस्ड ऑन लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो बेसिकली क्या रहता है ना, अगर तुम ले लो पानी है ये, ठीक है, ये पानी है, तो वी ऑल नो कि जो आइसबर्ग का मेजर पार्ट रहता है, अ मेजर पार्ट ऑफ इट इज एक्चुअली अंडर द वाटर, एंड वाटर के ऊपर थोड़ा कम पार्ट रहता है। ठीक है, तो अगर तुम इसके हिसाब से देखोगे, तो जो ये वाटर के ऊपर है, दिस इज द कॉन्शियस पार्ट। ठीक है, जो पानी के नीचे है एकदम डेप्थ, क्योंकि दिस इज हिडन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। एंड ऐसी चीज जो बेसिकली मतलब पानी के लेवल पे है, ठीक है, इट कैन बी रेडिली ब्रॉट इनटू कॉन्शियसनेस, तो उसको क्या बोलते हैं, प्री कॉन्शियस। ठीक है, तो ये तुम्हारा आइसबर्ग मॉडल, तुम्हें इसको भी याद रखना है, इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज वी मूव ऑन टू परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं फैलिक स्टेज। ठीक है, फैलिक स्टेज क्या होता है, दिस इज बिटवीन 3 to 6 years। यहाँ पे जो प्लेजर सेंटर्स रहते हैं, इट इज फोकस्ड ऑन द जेनिटल एरिया। ठीक है, ये जेनिटल एरिया पे फोकस्ड रहता है। एंड जो बेसिकली जो चाइल्ड रहता है, दे बिकम अवेयर ऑफ सेक्सुअल डिफरेंसेस, कि मेल्स एंड फीमेल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, देर आर डिफरेंट सेक्सेस, ये सब उनको पता, एटलीस्ट थोड़ा अवेयरनेस बढ़ जाता है ये सब चीजों के बारे में, कि दैट इज अ गर्ल, दिस इज अ बॉय, ये सब चीजें इस स्टेज में डेवलप होती है। ठीक है, इस स्टेज में फिक्सेशन क्या होता है, इस स्टेज में फिक्सेशन लीड्स टू वैनिटी। वैनिटी बेसिकली मीन्स अ प्री ऑक्यूपेशन विथ योर लुक्स। ठीक है, कि अच्छा मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, पूरे टाइम मिरर में खुद को देख के बाल सेट करते रहना, दिस इज कॉल्ड वैनिटी। ठीक है, वैनिटी ले लो, एंड देन साथ में रेकलेसनेस। ठीक है, एंड देन प्रॉब्लम्स डीलिंग विथ अथॉरिटी। ठीक है, प्रॉब्लम विथ अथॉरिटी, कोई भी अडल्ट रहता है उसके साथ वहां पे तुम्हें प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सब होता है फिक्सेशन इन दिस स्टेज। इसमें हम लोग और डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, एंड दिस इज द स्टेज विच मेक्स फ्रॉइड वेरी वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। ठीक है, यू विल रियलाइज नाउ व्हाई। ठीक है, सबसे पहले आता है इडिपस कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स बेसिकली मींस कि जो सन एंड मदर रिलेशनशिप रहता है ना, ये उसके बारे में बात करता है। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू सन एंड मदर। दिस बेसिकली सेज कि जो सन रहता है, द सन इज अट्रैक्टेड टू द मदर, एंड इसकी वजह से दैट सन इज एट राइवलरी विद द फादर। ठीक है, तो देर इज एन अनकॉन्शियस अट्रैक्शन फ्रॉम द सन टूवर्ड्स द मदर, इसको इडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। साथ में देर इज अ राइवलरी बिटवीन द सन एंड द फादर। ठीक है, इसको इडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। द नेक्स्ट वन वी हैव इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सेम चीज है बट ऑपोजिट सेक्सेस में। जो गर्ल चाइल्ड रहती है फिर यहाँ पे, वो गर्ल एंड फादर के रिलेशनशिप को यहाँ पे हम लोग बेसिकली एम्फेसाइज करते हैं। तो जो गर्ल रहती है, दैट गर्ल इज अनकॉन्शियसली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द फादर एंड हैज अ राइवलरी विद द मदर, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये इडिपस एंड इलेक्ट्रा, दिस इज बेसिकली लाइक पुराना माइथोलॉजी। आई एम प्रीटी श्योर दिस इज ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी में अलग अलग कैरेक्टर्स है, ठीक है, विच हैव हैड डिफरेंट रिलेशंस विद देयर मदर्स एंड विद देयर फादर्स, तो उसके चक्कर में ये नाम उसका है। तो दिस इज टेकन फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी। इसके बारे में तुम्हें और जाके पढ़ना है, तो इट इज अ रेलिवेंट स्टोरी दैट यू कैन एटलीस्ट रीड वंस, कि इडिपस कौन था एंड इलेक्ट्रा कौन थी। ओके, द लास्ट थिंग वी हैव इज कॉल्ड पीनस एंड वेव। दिस इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी का पार्ट है ये। पीनस एंड वेव बेसिकली क्या होती है, एज वी सॉ इन दिस स्टेज, जो चाइल्ड रहता है, दे बिकम अवेयर ऑफ सेक्सुअल डिफरेंसेस। ठीक है, कि डिफरेंट सेक्सेस में क्या डिफरेंट चीजें रहती है, दे बिकम अवेयर ऑफ इट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोलता है फ्रॉइड, ठीक है, आई डू नॉट अग्री विद दिस पर्सनली, बट यहाँ पे फ्रॉइड ये बोलता है कि जो गर्ल चाइल्ड रहती है, व्हेन द गर्ल चाइल्ड रियलाइजेस कि दैट दे डू नॉट हैव the same biological
anatomy as the boy, basically referring to the penis, ठीक है, कि लड़कियों के पास ये नहीं होता है. when they realize it, उसके चक्कर में उनके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, एंड दे बिकम जेलस कि ये लड़कों के पास है और हमारे पास नहीं है. इस ही जेलसी की वजह से दे ऑल्सो स्टार्ट हेटिंग द मदर. ठीक है, इन मेनी केसेस देर इज हेट्रेड टूवर्ड्स द मदर. ठीक है, तो दिस इज नॉट ऑटोनॉमी, ये मैंने गलत लिखा है, दिस इज एनाटॉमी. ठीक है, तो ये बेसिकली इसका ये चीज है कि बॉयज हैव इट, हमारे पास नहीं है, तो जेलसी क्रिएट होती है, एंड इन मेनी केसेस देर इज हेट्रेड टूवर्ड्स द मदर. ओके, नाउ ये जो कॉम्प्लेक्सेस है, एडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इनको सॉल्व किया जा सकता है. ठीक है, बेसिकली अगर ये सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, देन इट लीड्स टू फिक्सेशन. बट इसको सॉल्व करने का तरीका वो भी तुम्हें बता के रखा है इन सिलेबस. उसको बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन. दिस इज बेसिकली द प्रोसेस जहां पे जो चाइल्ड रहता, जो भी गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो, वो सेम सेक्स पेरेंट जो रहता है उनके वैल्यूज, बिहेवियर्स एंड एटीट्यूड्स को अडॉप्ट कर लेता है. ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल एक बॉय चाइल्ड है, तो जो भी फादर करता है उसका, तो उनके साथ बेसिकली जो राइवलरी रहती है ना, इफ यू आइडेंटिफाई विथ योर फादर एज अ बॉय, तो जो राइवलरी रहेगी वो कम हो जाएगी. ठीक है, इफ यू आर अ गर्ल एंड यू आइडेंटिफाई विथ योर मदर, तुम उनके ही बिहेवियर्स, वैल्यूज, एटीट्यूड सब कॉपी कर रहे हो, तो एट दैट टाइम अगेन जो तुम्हारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, राइवलरी रहेगी विथ योर मदर, दैट विल गेट सॉल्व. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस जहां पे हम लोग इडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्सेस को सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है, इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू सुपर ईगो डेवलपमेंट. सुपर ईगो क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं. सुपर ईगो इज बेसिकली योर कॉन्शियंस. ठीक है, तो इसके लिए अगर हम लोग हमारे पेरेंट्स के वैल्यूज एंड बिलीव्स ये सब ले रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ योर पेरेंट बिलीव्स कि ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड तुम उसी को अडॉप्ट कर ले रहे हो, तो ये क्या हो गया, तुम्हारी कॉन्शियंस का पार्ट हो गया ना, तो ये तुम्हारा कॉन्शियंस भी तो डेवलप हो रहा है, तो इसके लिए इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू सुपर ईगो डेवलपमेंट. Okay, the last stage we have is called the latent, no, sorry, this is not the last stage, this is the penultimate stage. This is called the latency stage. इसमें basically सब dormant रहता, there is no libido present here, there is no sexual urges. तो जो भी तुम्हारा pleasure centers रहता है ना, वो सब रहता है dormant. ठीक है, pleasure, या फिर तुम ले लो इसको proper keyword libido is dormant इन दिस पर्टिकुलर स्टेज. एंड इस स्टेज में बेसिकली फिर क्या करते हैं, जो भी चाइल्ड रहता है, दे फोकस मोर ऑन सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, स्कूल, पढ़ाई, फ्रेंडशिप्स, हॉबीज, ये सब चीजों पे फिर ज्यादा वो लोग फोकस करते हैं. ठीक है, तो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स वुड बी लाइक, अगर तुम देखोगे ना इन दिस पर्टिकुलर स्टेज 6 years इज लाइक फर्स्ट स्टैंडर्ड टू प्यूबर्टी. प्यूबर्टी वुड बी अप्रोक्स 7th या 8th ग्रेड. ठीक है, तो सिंस फर्स्ट टू 7th 8th ग्रेड मोस्टली क्या होता है ना, लड़के बोलेंगे कि सिर्फ लड़के लड़कों का ग्रुप में ही रहता है. इफ अ बॉय गोज एंड टॉक्स विद अ गर्ल, तो वहां पे फिर वो जो दूसरे लड़के उसको छिड़ाने लगते. ठीक है, सेम सेम इन द केस ऑफ गर्ल्स टू. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, द चिल्ड्रन प्रेफर टू स्टे इन द ग्रुप्स ऑफ सेम सेक्सेस. तो लड़के लड़कों में रहेंगे एंड लड़कियां लड़कियों में रहेंगी. तो लेटेंसी स्टेज में ये होता है. ठीक है, अनदर इसका यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे नहीं लिखा है सिंस मैंने, सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इस स्टेज में. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव द जेनिटल स्टेज. ये हमारा फाइनल स्टेज है. दिस इज प्यूबर्टी टिल अडल्टहुड. जब भी मतलब बेसिकली टिल यू डाई ये वाला स्टेज चलता रहता है. यहाँ पे क्या होता है, जो सेक्सुअल अर्जेस रहते हैं, लिबिडो, वो अगेन रीअपियर होता है एंड ये वापस जेनिटल्स की टुवर्ड्स फोकस रहता है. ठीक है, ऑफकोर्स तो ये प्रॉपर जो मच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स रहते हैं, ये उसके बारे में ज्यादा हम लोग बात करेंगे. तो ठीक है, तो दीज आर प्रॉपर सेक्सुअल फीलिंग्स दैट रीअपियर इन अ मैच्योर फॉर्म. ठीक है, उस टाइम क्या, जब फैलिक स्टेज हम लोग देख रहे थे, दैट वाज वेरी इमेच्योर. ठीक है, कि अपने मदर की टुवर्ड्स ही अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर अपने फादर की टुवर्ड्स ही अट्रैक्ट हो रहे हैं. ठीक है, दैट वाज वेरी इमेच्योर. यहाँ पे प्रॉपर मेच्योरिटी के साथ यू लुक एट द एज ऑफ द पर्सन एंड देन बेसिकली कि वो तुम्हारी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, if they are even worth it to be in a relationship with. ये सब चीजें थोड़ा और मेच्योरिटी के साथ फिर लोग देखने लग जाते हैं. ठीक है, एंड दिस इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स अदर्स.
ठीक है, अदर्स बेसिकली मतलब जो तुम्हारे फैमिली में नहीं है उनके टुवर्ड ज्यादा डायरेक्ट होता है. सक्सेसफुल डेवलपमेंट लीड्स टू मैच्योर रिलेशनशिप्स एंड बैलेंस्ड पर्सनालिटी. अगर ये नहीं हुआ तो द पर्सन विल बी लाइक लोनली, आइसोलेटेड, ये सब. ठीक है, तो मच्योर रिलेशनशिप्स, प्रॉपर जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स रहता है वो फॉर्म होने लग जाता है इफ देर इज नो फिक्सेशन. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, द फाइनल थ्योरी ऑफ फ्रॉइड. दिस वाज गिवन इन 1923. दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी. ठीक है, इसमें तुम्हें हर एक चीज अच्छे से आनी चाहिए. इसमें बेसिकली फ्रॉइड ने क्या किया था, ही डिवाइडेड पर्सनालिटी इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स: इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इड क्या होता है? इड बेसिकली रिफर्स टू आवर इननेट, प्रिमिटिव एंड अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ पर्सनालिटी. ठीक है, तो ये बायोलॉजिकली बेसिकली पास ऑन होती है. ठीक है, तो दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ. तुम जब से पैदा होते हो तब से ये प्रेजेंट रहता है. ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो इड रहता है, इट वांट्स इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन. ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ओके, ऑल 3 पार्ट्स ऑफ पर्सनालिटी वर्क ऑन अ स्पेसिफिक प्रिंसिपल, कि उन्हें सबसे ज्यादा बेसिक चीज क्या चाहिए, व्हाट इज देयर अटमोस्ट वांट. तो यहाँ पे इड का ऐसी चीज को हम लोग बोलते हैं प्लेजर प्रिंसिपल. एज इड को एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, दैट इज कॉल्ड प्लेजर. ठीक है, तो दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द इड टू सीक इमीडिएट सेटिस्फैक्शन. एंड व्हेन द इड इज सीकिंग सेटिस्फैक्शन, उसको घंटा नहीं फर्क पड़ता कि ये रियलिटी से एक्चुअली इन लाइन है कि नहीं, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस, उसको नहीं फर्क पड़ता, उसको सिर्फ इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए. ठीक है, तो अग्रेशन हो गया. व्हेन पीपल गेट वेरी एंग्री, वो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ बोलते रहते हैं विदाउट थिंकिंग ऑफ व्हाट वुड द आउटकम बी, कि ये सामने वाले पर्सन को कैसे अफेक्ट करेगा. तो अग्रेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इड. ओके, सेक्सुअल डिजायर्स, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इड. तो ये सब क्या हो जाता है, प्लेजर प्रिंसिपल के अंदर कवर होता है. ठीक है, एंड इट ऑल्सो अवॉइड्स पेन. सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फैक्शन की टूवर्ड्स नहीं जा रही, यू आर ऑल्सो गोइंग अवे फ्रॉम पेन, कि नहीं मुझे पेन फील नहीं करना. ठीक है, एंड अगेन ये रियलिटी और रूल्स को कंसिडर नहीं कर सकते. नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट डेवलप्स इज कॉल्ड द ईगो. ईगो क्या होता है? दिस इज द रैशनल एंड प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ पर्सनालिटी. ठीक है, एंड दिस डील्स विद रियलिटी. ओके, तो इड क्या चाह रहा है कि कुछ भी हो मुझे मेरा प्लेजर चाहिए, मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता इसका आउटकम क्या होगा. ईगो इड को बैलेंस करता है कि नहीं, हमें रियलिटी के बारे में भी सोचना है, वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ अदर पीपल. ये सब चीजें ईगो में आती है. ठीक है, तो ये ईगो वर्क्स ऑन द रियलिटी प्रिंसिपल. बेसिकली ईगो क्या करता है, इट सेटिस्फाइज डिजायर्स, जो इड के डिजायर्स रहते जो भी, it satisfies them in practical and realistic and socially acceptable ways. ठीक है, कि रियलिटी से अच्छा इसका आउटकम ये होगा, इज द आउटकम वर्थ इट फॉर मी टू बी एबल टू डू दिस. ठीक है, तो ही फिर ईगो वो काम आगे जाने देगा. इट कुड बी एनीथिंग. ठीक है, नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ईगो इवन बेटर, मैं तुम्हें नेक्स्ट पार्ट समझाऊंगा एंड वील कम बैक टू दिस. द नेक्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द सुपर ईगो. इसको हम लोगों ने ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस किया. इट इज बेसिकली रिलेटेड टू आवर कॉन्शियंस. दिस इज द मॉरल पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी. ठीक है, दैट डेवलप्स थ्रू पेरेंटल एंड सोशल वैल्यूज. तो हम लोग बेसिकली अपने सोसाइटी से अलग अलग वैल्यूज अडॉप्ट करते हैं कि आई वांट टू बी ऑनेस्ट, आई वांट टू बी हार्ड वर्किंग, आई शुड नेवर लाई, एंड देन maybe I should not think badly of others, I should not judge people. ये सब क्या हो गया? These are my internal values, these are my morals. तो सुपर ईगो काम करता है ऑन द मोरालिटी प्रिंसिपल. दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द सुपर ईगो टू जज बिहेवियर अकॉर्डिंग टू मॉरल वैल्यूज, आइडियल्स एंड सोशल वैल्यूज. ठीक है, बेसिकली अभी तुम समझो कि अभी ठीक है, ये कंसिडर करो, इससे तुम्हें अच्छे से समझेगा कि इड ईगो सुपर ईगो साथ में कैसे काम करते हैं. ओके, तो लेट्स से दैट यू ब्रोक समथिंग इन योर हाउस. कुछ था, कुछ वास, कुछ तो तोड़ दिया तुमने. अभी मम्मी आने वाली है घर पे. ठीक है, क्रिकेट खेल रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे, या फिर जस्ट यू वर वॉकिंग अराउंड एंड यू ब्रोक समथिंग रियली एक्सपेंसिव. तो अब देर आर 2 थिंग्स दैट यू कैन डू. या तो तुम ऑनेस्टली मम्मी को बता सकते हो कि टूट गया, सॉरी, एंड देन डांट खा सकते हो. ओके, मे बी इवन यू गेट पनिश्ड, ऐसा पॉसिबल है. ठीक है, द अदर थिंग इज यू कैन लाई. मुझे नहीं पता कैसे टूटा,
शायद जो काम वाली बाई थी उनने चलते चलते गिरा दिया होगा, मुझे नहीं पता। ओके, समथिंग लाइक दैट। तो यू कैन ईदर लाई और बी ऑनेस्ट एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पे इन दिस केस क्या होगा, इड क्या बोलेगा कि झूठ बोलते। वाई? बिकॉज इट डज नॉट वॉन्ट द पेन ऑफ अ पनिशमेंट। उसको डांट नहीं सुनना है, इट वॉन्ट्स इमीडिएट सेटिस्फैक्शन कि मैं झूठ बोलूंगा एंड मैं वहां से निकल जाऊंगा। ठीक है, तो दैट इज वॉट द इड वुड से। नाउ द सुपर ईगो, जिसका कॉन्शियंस है, ठीक है, जो हमारा कॉन्शियंस है, व्हाट वुड द सुपर ईगो से कि नहीं, वी शुड ऑलवेज से द ट्रुथ। वाई शुड आई ब्लेम द काम वाली बाई जब मैंने कुछ तोड़ा है? ठीक है, बेवजह काम वाली बाई का और नुकसान होगा। मे बी द पेरेंट्स विल टेल द काम वाली बाई टू पे फॉर द थिंग दैट इज ब्रोकन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं किसी और का बुरा क्यों करूं? ओके, तो सुपर ईगो यहाँ पे ये चीज बोलता है। नाउ व्हाट द ईगो डज is it finds balance between id and the super ego। ठीक है, अगर वो सिर्फ सुपर ईगो की सुनता रहेगा तो इड डिससेटिस्फाई हो जाएगा एंड वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अगर सिर्फ इड की सुनता रहेगा तो सुपर ईगो डिससेटिस्फाई होगा एंड वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो द ईगो एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द इड एंड द सुपर ईगो। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ईगो का। ठीक है, इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर एंड इट ऑल्सो टेक्स इनटू अकाउंट रियलिटी। ठीक है, तो क्या हो सकता है, अगर लेट्स से ऐसा कोई पेरेंट है विच हु अप्रिशिएट्स ऑनेस्टी, कि तुम अगर सच बता दोगे तो ठीक है, थोड़ा सा डांटेंगे बट देन जाने देंगे, ऐसा कोई पेरेंट है। ठीक है, तो एट दैट टाइम मे बी द ईगो वुड से कि इतनी ज्यादा मतलब पनिशमेंट नहीं मिलने वाली, थोड़ा सा डांट, वी डिजर्व इट, हमने ही तोड़ा है, ठीक है, गलती होगी, कुछ नहीं कर सकते, एक दो बार डांट खा लेते हैं एंड देन लेट्स लेट इट गो। ठीक है, झूठ नहीं बोलते हैं तो सुपर ईगो की सुनेगा। बट लेट्स से देयर इज अ पेरेंट हु इज वेरी वायलेंट, वेरी अग्रेसिव, अगर उनको पता चलेगा कि ये तोड़ दिया तो मे बी वो जो बच्चा है उसको मारेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगी बहुत ज्यादा सिवियर वाली। तो एट दैट टाइम मे बी द ईगो वुड से कि ये जो पेन है वो बहुत ज्यादा है, इंस्टेड हम लोग झूठ बोल देते। ठीक है, सो दिस इज हाउ इड ईगो एंड सुपर ईगो इंटरैक्ट विद ईच अदर। अब देखते हैं हम लोग क्रिटिसिज्म्स। तो अगर तुम कोई भी तो फ्रॉइड की थ्योरी आएगी ना, तुम इसमें ये सेम क्रिटिसिज्म्स डाल सकते। वन, इट इज डिफिकल्ट टू साइंटिफिकली टेस्ट। तो एड ईगो, सुपर ईगो, ये सब क्या है, दीज आर ऑल अनकॉन्शियस थिंग्स। तुम कॉन्शियसली बैठ के ये सोच रहे हो क्या कि वेदर मुझे एड की सुनूं कि सुपर ईगो की सुनूं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दिस इज डिफिकल्ट टू साइंटिफिकली टेस्ट एज यू, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा अनकॉन्शियस में क्या है। इफ यू रिमेंबर द डॉग वाला एग्जाम्पल, तुम्हारे बचपन में ये हुआ बट तुम्हें ही याद नहीं है, तो हाउ कैन वी टेस्ट इट, राइट? एंड इट गिव्स टू मच इंपॉर्टेंस टू अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। वन, हमें ये भी नहीं पता कि अनकॉन्शियस जैसी चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं, बिकॉज देर इज नो प्रूफ, क्योंकि इट इज हिडन फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड, राइट? तो वो छुपा हुआ है, तो वी डू नॉट नो इफ द अनकॉन्शियस इवन एग्जिस्ट। एंड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, एज यू सॉ इन द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हर चीज, स्पेशली इफ यू थिंक ऑफ चिल्ड्रन, you cannot sexualize it so much कि each and every behavior, everything is basically motivated by sexual urges। तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, right? That is another criticism। and childhood experiences भी बहुत important होते हैं। ये भी, ये वाली जो थ्योरीज रहती है वो बोलती है, सिंस हमारी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस जो भी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स रहते हैं, दैट इज ओनली व्हाट इज स्टोर्ड इन द अनकॉन्शियस माइंड, एंड वही हमारा बिहेवियर सब इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट? तो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हो गया इसका। ठीक है, तो दैट वाज ऑल ऑफ सिगमंड फ्रॉइड्स थ्योरीज। द नेक्स्ट थ्योरी दैट वी हैव इज कॉल्ड एल्पोर्ट स्ट्रेट थ्योरी। तो एल्पोर्ट कौन है? द सेम बंदा वी सॉ एट द स्टार्ट, गॉर्डन एल्पोर्ट। ठीक है, गॉर्डन एल्पोर्ट ने ये वाली थ्योरी कब दी थी? गॉर्डन एल्पोर्ट गेव हिज स्ट्रेट थ्योरी इन 1937 एंड सेम ईयर ने उसने डेफिनेशन भी लिखी थी। ठीक है, इसके तो इफ डेफिनेशन का भी तुम्हें ईयर लिखना है तो यू कैन राइट 1937। तो इसमें तीन टाइप के ट्रेड्स देके रखे तुम, कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स एंड सेकेंडरी ट्रेड्स। तो कार्डिनल ट्रेड्स क्या होता है? दीज आर एकदम डोमिनेंट ट्रेड्स विच अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो अगर तुम्हारा कोई कार्डिनल ट्रेड है तो ये तुम्हारा हर एक एक्शन, हर एक बिहेवियर, हर एक डिसीजन इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, दिस विल बी द मेन ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। तो ये मोस्ट केसेस में एक्चुअली रेयर होता है। हर एक पर्सन के पास इतना कुछ कोर ट्रेट नहीं रहता, एक कोर बिलीफ नहीं रहता
जो उनका हर एक एक्टिविटी एक्चुअली इन्फ्लुएंस करे। ठीक है, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एवरी पर्सन, दिस इज रेयर। तो कार्डिनल ट्रेट फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल तुम ले लो नेपोलियन का एम्बिशन। ठीक है, नेपोलियन एम्बिशन, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल। वो कुछ भी करता था ना, he wanted to conquer more territories, he wanted to become the greatest emperor of them all। या फिर तुम अलेक्जेंडर द ग्रेट भी ले लो। ठीक है, तो ये सब क्या, these were people highly driven by ambition। वो जो भी डिसीजन लेते थे, they would think of their kingdom, of their rule in mind, and then उसके हिसाब से डिसीजन लेते थे। The next thing we have is called central traits। ये भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम उसके बारे, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, मोस्ट केसेस में लोगों के पास कार्डिनल ट्रेट्स नहीं रहते। ओके, तो द नेक्स्ट थिंग दैट पीपल मोस्ट डेफिनेटली हैव इज कॉल्ड द सेंट्रल ट्रेट्स। ये जनरल ट्रेट्स रहते। तो इफ अ पर्सन इज यूजुअली ऑनेस्ट, तो उनका एक सेंट्रल ट्रेट हो गया ऑनेस्टी। इफ अ पर्सन इज यूजुअली हार्ड वर्किंग, तो उनका वो एक ट्रेट हो गया। ठीक है, तो दीज आर द मेन ट्रेट्स। अगर तुम किसी की पर्सनालिटी डिस्क्राइब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेंड, तो मोस्ट केसेस में यू विल बी डिस्क्राइबिंग द सेंट्रल ट्रेट्स। तो इसका एग्जाम्पल तुम ले रहे हो, अगेन जैसे मैंने बोला, ऑनेस्टी एंड देन हार्ड वर्किंग, ट्रूथफुल वगैरह वगैरह। ठीक है, ट्रस्टवर्दी, ये सब तुम लिख सकते हो इसमें। द नेक्स्ट वन, द लास्ट काइंड ऑफ ट्रेट दैट वी हैव इज कॉल्ड सेकेंडरी ट्रेट्स। सेकेंडरी ट्रेट्स क्या होता है, दीज आर लेस जनरल। बेसिकली दिस इज एनवायरमेंटल या सिचुएशनल बोलते हैं इसको। तो अगर एक पर्सन है, लेट्स से यू हैव अ फ्रेंड जो जनरली काम है। ठीक है, तो उसका सेंट्रल ट्रेट इज कामनेस। कुछ जनरली कुछ भी होता है तो काम रहता है, बट एग्जाम से पहले वो बहुत ज्यादा नर्वसनेस आने लगती है उसको। ठीक है, वो बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है कि अरे मैंने ये पढ़ा नहीं पढ़ा, मुझे ढंग से याद नहीं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सेकेंडरी ट्रेट हो गया। यूजुअली ऐसा नहीं हो पर्सन, बट इन पर्टिकुलर सिचुएशंस या फिर एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ये ट्रेट अपीयर होती है। ठीक है, तो यूजुअली काम person becoming anxious before exam, becoming this for an exam। ठीक है, तो ये हमारा एक सेकेंडरी ट्रेट का भी एग्जांपल हो गया। अभी इसके क्रिटिसिज्म्स क्या, जो ये थ्योरी है ना, मोस्ट ट्रेट थ्योरीज अगर तुम देखने जाओगे ना, ये बता देती है कि अच्छा चलो पर्सनालिटी में ना ये दो ट्रेट रहता है या फिर ये तीन ट्रेट रहता है, सिर्फ इतना वो बता देते, इट डिस्क्राइब्स पर्सनालिटी। बट ये नहीं बताते कि ये जो तीन ट्रेट्स है वो एक्चुअली डेवलप कैसे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम फ्रॉइड की थ्योरीज देखोगे ना, वहां पे तुम्हें वो ढंग से बता रहा है कि ये जो एड ईगो सुपर ईगो है वो डेवलप कैसे हो रहा है। एज वी सॉ सुपर ईगो में वो आइडेंटिफिकेशन के थ्रू डेवलप हो रहा था, राइट, विद द सेम सेक्स पेरेंट। तो ये डेवलपमेंट वाला जो एस्पेक्ट है वो इस थ्योरी में मिसिंग है। एंड कार्डिनल ट्रेट्स आर रेयर, ये हर एक पर्सन में नहीं होता है, एंड इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ठीक है, तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि इसमें ये ट्रेट है कि नहीं। वॉट इफ की फॉर एग्जाम्पल जो पर्सन ऑब्जर्व हो रहा है, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू डेड्यूस द ट्रेट्स, वो ऑब्जर्व हो रहा है, इसकी वजह से वो कुछ अलग एक्ट कर रहा हो। ठीक है, तो इट इज अगेन डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कोई भी टाइप का ट्रेट इन अ पर्सन। द नेक्स्ट थ्योरी वी हैव इज सोशियो साइको एनालिटिकल थ्योरी। दिस वाज गिवन बाय कैरन हॉर्नी। तो कैरन हॉर्नी ने ये वाली थ्योरी दी थी 1937, सेम ईयर। इसमें तुम्हें दो मेन चीजें याद रखनी है, बेसिक एंजाइटी एंड बेसिक हॉस्टिलिटी। ये वाली थ्योरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है टू चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, या फिर जो तुम्हारा चाइल्डहुड में एनवायरमेंट रहता है ना, उसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिक एंजाइटी क्या होती है, बेसिकली अगर देयर इज अ चाइल्ड जो बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता है, इनसिक्योर फील करता है, आइसोलेटेड फील करता है। ठीक है, मे बी देयर द पेरेंट्स आर वेरी निग्लेक्टफुल, ठीक है, ढंग से ध्यान नहीं रख रहे, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा है, गुस्सा करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस उसके घर में। तो ये सब चीजें क्या करती है, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू ट्रस्ट द पेरेंट्स, या फिर जो चाइल्ड है वो दुनिया को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, राइट, द चाइल्ड इज वेरी थ्रेटेंड बाय द वर्ल्ड। तो इस केस में जो चाइल्ड रहता है उसके माइंड में एक एंजाइटी क्रिएट हो जाती है कि उसको किसको ट्रस्ट करना है, किसको ट्रस्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये बेसिक एंजाइटी होती है। बेसिक एंजाइटी को सॉल्व करने के लिए
हमें 3 कोपिंग मैकेनिज्म्स दिखे, ठीक है। तो ये 3 कोपिंग मैकेनिज्म्स दिखते हैं, एंड देन वील कम बैक टू बेसिक हॉस्टिलिटी। तो ये 3 कोपिंग मैकेनिज्म्स आर अ पार्ट ऑफ बेसिक एंजाइटी ओनली। तो ये 3 कोपिंग मैकेनिज्म्स है क्या? सबसे पहला इज कंप्लायंस। तो व्हेन पीपल आर हैव बेसिक एंजाइटी बेसिकली, तो वो कंप्लाई करते हैं, दैट इज मूविंग टूवर्ड्स पीपल। तो जो एंजाइटी रहती है, दैट इज रिड्यूस्ड बाय सीकिंग अप्रूवल, अफेक्शन और प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर्स। बेसिकली क्या हो जा रहा है? द पर्सन बिकम्स अ पीपल प्लीजर। ठीक है, यहाँ पे पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अच्छा, मेरे पेरेंट्स मुझे ज्यादा अप्रूवल नहीं दे रहे या फिर दे आर इनडिफरेंट टुवर्ड्स मी, तो मैं जाके मेरे दोस्तों से, मेरे टीचर से अच्छे से बिहेव करता हूँ, एंड देन मैं वहां से अप्रूवल एंड वैलिडेशन लेता हूँ। राइट, वहां से अफेक्शन लेते हो, बिकॉज एवरीबडी क्रेव्स वैलिडेशन, एवरीबडी वांट्स अफेक्शन, एवरीबडी वांट्स समबडी टू केयर फॉर देम। राइट, तो अगर पेरेंट्स से नहीं मिल रहा है तो दे गो टू अ डिफरेंट सोर्स एंड वो वहां से ढूंढते हैं। द नेक्स्ट वन वी हैव इज अग्रेशन। दिस इज मूविंग अगेंस्ट पीपल। तो एंजाइटी इज रिड्यूस बाय बिकमिंग डोमिनेंट, कंपेटिटिव एंड कंट्रोलिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज नॉट गेटिंग द केयर ही डिजर्व्स और ही वांट्स फ्रॉम द पेरेंट्स, तो वो उसके लिए झगड़ता है कि नहीं तुम मेरी ढंग से देखभाल नहीं कर रहे हो, या फिर वो अटेंशन सीख करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आ जाती है अग्रेशन में, व्हेन द पर्सन इज मूविंग अगेंस्ट पीपल। ठीक है, द नेक्स्ट वन वी हैव इज विड्रॉल। दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम पीपल। तो क्या हो जाता है इसमें कि मेरे पेरेंट्स ही मुझे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स ही डू नॉट केयर अबाउट मी। ओके, योर पेरेंट्स आर सपोज टू बी द पीपल हु लव यू द मोस्ट, एंड वही मेरे बारे में अगर उनको चिंता नहीं है, तो फिर दुनिया से क्या मतलब? ठीक है, तो दे बिकम वेरी डिटैच्ड, दे बिकम इंडिपेंडेंट एंड आइसोलेटेड एंड इमोशनली डिस्टेंट। ठीक है, तो ये विड्रॉल हो जाता है। अभी लेट्स गो बैक टू बेसिक हॉस्टिलिटी। यहाँ पे क्या हो जाता है? व्हेन द पेरेंटिंग इज लाइक दैट, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इनडिफरेंट, निग्लेक्टफुल, डोमिनेटिंग, रिजेक्टिंग, ऐसा कुछ पेरेंटिंग है, तो जो चाइल्ड के दिमाग में एंजाइटी के साथ ना एक हॉस्टिलिटी भी क्रिएट होती है। ठीक है, तो उसमें एक एंगर आ जाता है, एक रिजेंटमेंट आ जाता है टुवर्ड्स द पेरेंट्स कि दूसरे पेरेंट्स कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे पेरेंट्स हो ना, बाकी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का ढंग से ख्याल रख रहे हैं, दे आर केयरिंग फॉर देम, बट यू गाइस आर नॉट केयरिंग फॉर मी। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? देर इज एन इंटरनल एंगर, एन इंटरनल रिजेंटमेंट दैट इज फॉर्मिंग टुवर्ड्स द पेरेंट्स, बट इसको एक्सप्रेशन नहीं मिल पा रहा। वाई? चाइल्ड इसको दिखा क्यों नहीं पा रहा है? दिस अग्रेशन, दिस रिजेंटमेंट, दिस हेट्रेड टुवर्ड्स द पेरेंट्स, वो नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि द चाइल्ड इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स। अगर ऑलरेडी पेरेंट्स इतने निग्लेक्टफुल है, ठीक है, ऑलरेडी इतने रिजेक्टिंग, इतना इनकंसिस्टेंट है, उसके ऊपर से और जाके तुम उन पे गुस्सा करो एंड एवरीथिंग, तो वो तो छोड़ ही देंगे। ठीक है, वेरी बैड पेरेंट्स हैं तो छोड़ देंगे, दे विल नॉट केयर फर्दर, उनको नहीं फर्क पड़ता, हाँ ठीक है गुस्सा हो रहा हो तो हम तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है? द चाइल्ड इज नॉट इवन एबल टू एक्सप्रेस दिमसेल्फ। ओके, लेट्स सी द क्रिटिसिज्म्स ऑफ दिस थ्योरी। बेसिक एंजाइटी एंड बेसिक हॉस्टिलिटी आर डिफिकल्ट टू मेजर। है ना, एंजाइटी कैसे मेजर करते हो? एंजाइटी तुम ऑब्जेक्टिव टर्म्स में नहीं कर सकते हो मेजर। हॉस्टिलिटी अगेन, ये क्या होता है? दिस इज अगेन इनसाइड योर माइंड, इसको तुम अगेन ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते हो, दिस इज सब्जेक्टिव फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इवन टाइम टू टाइम। ठीक है, इट गिव्स लेस इंपॉर्टेंस टू इनेट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, ये क्या कर रहा है? दिस इज मोर फोकस्ड ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, एंड ये कुछ भी बेसिकली यहाँ पे बायोलॉजी की बात नहीं कर रहा, सिंस हमारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट रहता है इन डिटरमाइनिंग आवर पर्सनालिटी। ठीक है, वो उस पर कुछ ज्यादा एम्फोसिस नहीं, उसके बारे में कुछ बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग एनवायरमेंट एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो ये अगेन एक क्रिटिसिज्म होगा। नेक्स्ट अप वी हैव सोमैटोटाइप थ्योरी। दिस वाज गिवन बाय विलियम शेल्डन। सोमैटोटाइप थ्योरी वाज गिवन इन 1940। ठीक है, सोमैटोटाइप थ्योरी बेसिकली इज रिलेटेड टू बॉडी टाइप्स। तो यहाँ पे इस पर्सन ने क्या किया, शेल्डन ने बॉडी टाइप्स एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। ठीक है, तो दिस इज सिमिलर टू ह्यूमोरल थ्योरी, एंड बोर्ड्स में भी ऐसा पूछा गया कि जो सोमैटोटाइप थ्योरी का एंडोमॉर्फ है, इट रिलेट्स टू विच ह्यूमर इन हिपोक्रेटिस की थ्योरी, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा गया।
ठीक है। तो ये अगेन सेम वे में ही यहाँ पे चीज हो रही है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग तीन टाइप के चीजें हैं, तीन टाइप के मॉर्फ्स या फिर तीन टाइप के फिजिक्स बोलते हैं हम लोग, वो देखते हैं। ठीक है। द फर्स्ट वन यू हैव इज कॉल्ड द एंडोमॉर्फ। ठीक है, एंडोमॉर्फ क्या होता है? सॉफ्ट राउंड हैवी फिजिक। तो लाइक एटलीस्ट इफ नॉट ओबीस, थोड़ा मोटा एटलीस्ट। ठीक है, तो सॉफ्ट राउंड हैवी फिजिक रहता है। एंड दिस पर्सन इज रिलैक्स, सोशल, कंफर्ट लविंग एंड चीयरफुल। ठीक है, ये थ्योरी के हिसाब से तुम्हें सिर्फ याद करना और इसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो एंडोमॉर्फ्स अकॉर्डिंग टू शेल्डन सॉफ्ट राउंड हैवी फिजिक रहता है। एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तुम्हें फिजिक याद रखना है एंड इनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है बस। नेक्स्ट आता है मीजोमॉर्फ, मस्क्यूलर, स्ट्रॉन्ग, एथलेटिक फिजिक। ठीक है, तो एनर्जेटिक होता है, असर्टिव होता है, एडवेंचरस होता है एंड बोल्ड होता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्टोमॉर्फ, थिन, डेलिकेट, लीन फिजिक, एकदम पतले से, दोस पीपल जिनको यूजुअली चिढ़ाया जाता है एज बीइंग ऐसे किसी किसी को पेंसिल बोलते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए बट होता है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो somebody हु इज लाइक अ ट्विग, एकदम डंडी जैसा है, बहुत पतला है, तो वो एक एक्टोमॉर्फ हो जाता है। ठीक है, दीज पीपल आर क्वाइट, सेंसिटिव, रिस्ट्रेन्ड एंड थॉटफुल। ये खुद में ज्यादा रहते हैं, विड्रॉन रहते हैं ये सब। तो इसका ना ये वाले थ्योरी को याद रखने का तुम यू कैन टेक स्टीरियोटाइपिकल एग्जांपल्स। ये ऑफ कोर्स थ्योरी वी ऑल नो, ये जरा भी अप्लाई नहीं हो रहा है। आई एम श्योर यू नो somebody who has a muscular strong body but वो ज्यादा सेंसिटिव क्वाइट भी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर वो ज्यादा रिलैक्स, सोशल एंड कंफर्ट लविंग हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्रिटिसिज्म में कवर करेंगे बट तुम इसके साथ एग्जांपल्स ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंडोमॉर्फ का एक एग्जांपल हो गया द एक्टर जैक ब्लैक। ठीक है, वो एक एग्जांपल हो गया। देन मीजोमॉर्फ का विराट कोहली ले लो। ठीक है, ऑल ऑफ दिस यू कैन टेक। एक्टोमॉर्फ का एग्जांपल मुझे कमेंट्स में बताओ। ओके, इसका क्रिटिसिज्म मैंने नहीं लिखा है। क्रिटिसिज्म का तुम यू कैन इजीली मेकअप वन ऑन योर ओन। ठीक है, इधर लिख लेते क्रिटिसिज्म्स क्या हो सकते हैं इसका। इसके क्रिटिसिज्म्स जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये ओवर सिंप्लीफाइड है। ठीक है, यू कैन नॉट डिवाइड पर्सनालिटी इनटू जस्ट बॉडी टाइप्स एंड थ्री बॉडी टाइप्स दिख रखा है एंड तीन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड थ्योरी है, सबसे पहली चीज तो, है ना। एंड सेकेंड चीज, इट लैक्स एम्पेरिकल एविडेंस। दूसरी चीज क्या है, इसका एम्पेरिकल एविडेंस लैक करता है, क्योंकि जो कोरिलेशन है बिटवीन बॉडी टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज बेसिकली जो इनका अंदर से फीचर्स है, वो बहुत वीक है। तो एम्पेरिकल एविडेंस इज वीक। ठीक है, ये इसके दो क्रिटिसिज्म्स होंगे। देन वी मूव ऑन टू द हायरार्की ऑफ नीड्स। ये ऑलरेडी हम लोगों ने करके रखा है। ठीक है, इन ग्रेड 11, तो ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं रहना चाहिए। इसमें सिर्फ तुम्हें एक चीज ज्यादा डिटेल में देके रखी है, विच इज द सेकेंड पार्ट, मतलब सेकेंड स्लाइड पे फिफ्थ पार्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इसमें थोड़ा और डिटेल में वो देखते हैं हम लोग। तो हायरार्की ऑफ नीड्स, अगेन इसमें तुम्हें फिजियोलॉजिकल नीड्स आता है सबसे पहले। दिस इज द मोस्ट बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल। फूड, वाटर, स्लीप, शेल्टर, ऐसा सब कुछ। तो इसको ठीक है, इसको हायरार्की को याद रखने के लिए ना, थिंक ऑफ अ स्टोरी। ओके, एक बेगर है, ओके, अ वेरी पुअर मैन लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स। उसको सबसे पहली चीज क्या चाहिए होगी? थिंक। तो सबसे पहली चीज चाहिए होगी फूड। तो इसके लिए जो फर्स्ट नीड आता है, दैट इज द फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, आफ्टर दैट उसको खाना मिल गया, उसको शेल्टर मिल गया, एक सोने की जगह मिल गई। उसके बाद क्या चाहिए उसको? जो भी उसका घर है, ही वांट्स कि वो एक सेफ होम रहे, कि कोई भी घुस के उसकी चीजें लेके ना चले जाए। ठीक है, मे बी उसको एक जॉब चाहिए एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, ताकि उसका पैसा आता रहे, ताकि उसका फूड, वाटर, शेल्टर वाली चीज है, उसका जो रेंट है वो भी भरता जाए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? दीज आर ऑल सेफ्टी नीड्स। तो सेफ होम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एज आई जस्ट सेड। अभी ये सब हो गया, उसका घर वर सब सिक्योर्ड है, उसकी अच्छी जॉब वॉब भी लगी। नेक्स्ट चीज क्या देखेगा? शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, इमोशनल रिलेशनशिप्स, ये सब चीजें आएंगी। तो नेक्स्ट आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। अभी चलो फैमिली वैमिली भी सब होगी। नेक्स्ट थिंग दैट द पर्सन विल फोकस ऑन इज सोशल स्टेटस, कि सोसाइटी में मेरी स्टैंडिंग क्या है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, रिकग्निशन, ये सब चीजों पे फिर वो फोकस करेगा। तो नेक्स्ट हो गया ये हमारा एस्टीम नीड्स। तो लास्ट स्टेज ऑफ कोर्स, अगर उसके पास सब है, ठीक है,
खाना अच्छे से है, जॉब अच्छा है, पैसा आ रहा है, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स हिम इन सोसाइटी, तो अभी उसके पास ज्यादा कुछ करने के लिए बाकी नहीं है। तो व्हाट विल दिस पर्सन डू? उसके हॉबीज परस्यू करेगा, ठीक है, पेंटिंग, देन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, गोल्फ, ये सब चीजें वो फिर परस्यू करने लगेगा। तो इन सब क्या बोलते हैं हम लोग? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, समथिंग दैट यू आर डूइंग ओनली फॉर योर सेल्फ, फॉर पर्सनल ग्रोथ, अपना इंडिपेंडेंस दिखा रहे हो, ठीक है, यू आर नॉट डूइंग दिस फॉर एक्सटर्नल प्रेज और एनीथिंग। यहीं पे इसके दो पार्ट्स आते हैं, पीक एक्सपीरियंस एंड सेल्फ एस्टीम। पीक एक्सपीरियंस इज बेसिकली व्हेन यू गेट लॉस्ट इन डूइंग समथिंग। ओके, तुमने बहुत सारे मूवीज या कुछ देखे होंगे, या फिर यू हैव एक्सपीरियंस दिस मे बी योरसेल्फ, कि समथिंग इफ यू लाइक इट वेरी मच, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें म्यूजिक बजाना बहुत पसंद है, या फिर यू लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक अ लॉट, यू गेट लॉस्ट इन म्यूजिक, यू फील वेरी जॉयफुल एंड यू फील फुलफिल्ड एंड बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन रहता है उस मोमेंट में, तो उसको हम लोग पीक एक्सपीरियंस बोलते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज सेल्फ एस्टीम। नाउ इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना, एस्टीम नीड्स में सेल्फ एस्टीम की जब तुम बात करोगे, दैट विल बी रिलेटिंग टू recognition from others, social status in society, basically वहां पे self esteem is dependent on others, यहाँ पे self esteem is dependent on yourself, कि मैं जैसा भी हूं मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। तो ट्रू सेल्फ एस्टीम की बात होगी, तो ट्रू सेल्फ एस्टीम अराइजेस व्हेन इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट देमसेल्व्स एज दे आर एंड दे लिव ऑथेंटिकली। मैं जैसा हूं मैं वैसे ही रहूंगा, इफ आई फील मुझे चेंज करना है तो आई विल चेंज माई सेल्फ, बट मुझे किसी और के लिए खुद को चेंज नहीं कर, ठीक है। तो दैट इज सेल्फ एस्टीम। इसकी क्रिटिसिज्म्स क्या है? जो ऑर्डर है, बेसिकली ये जो पिरामिड है, कि ये फिजियोलॉजिकल नीड्स पे लाता है, देन सेफ्टी नीड्स आता है, देन लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स आता है, दिस इज नॉट फिक्स्ड अक्रॉस कल्चर्स, ठीक है। डिफरेंट कल्चर्स या फिर एटलीस्ट डिफरेंट इंडिविजुअल्स विल हैव डिफरेंट प्रायोरिटीज, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ नीड्स जो देके रखा है वो फिक्स नहीं है। एंड सेकेंड थिंग इज इट इज डिफिकल्ट टू टेस्ट एम्पेरिकली। तो अगर तुम फॉर एग्जाम्पल देखोगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको तुम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हो क्या, कि ये 79 आउट ऑफ 100 सेल्फ एक्चुअलाइज? ऐसा तुम नहीं कर सकते। यू कांट क्रिएट अ न्यूमेरिकल स्केल, एन ऑब्जेक्टिव स्केल फॉर दिस, ठीक है। तो इट इज डिफिकल्ट टू एम्पेरिकली मेजर। द नेक्स्ट थ्योरी वी हैव इज कॉल्ड कटेल्स थ्योरी। ये रेमंड कैटल है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है इन इंटेलिजेंस, उसका वीडियो इज ऑलरेडी अपलोडेड, गो एंड सी दैट टू, ठीक है। तो रेमंड कैटल, इसका हम लोगों ने देखा है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, यहाँ पे हम लोग इसकी ट्रेट थ्योरी देख रहे हैं। दिस वाज गिवन इन 1946, ठीक है। कब दिया था? इन 1946। इसमें दो टाइप के ट्रेट्स है, सोर्स ट्रेट्स एंड सोफिस्ट ट्रेट्स। सोर्स ट्रेट्स क्या होता है? दीज आर द बेसिक अंडरलाइंग ट्रेट्स दैट फॉर्म फाउंडेशन ऑफ पर्सनालिटी। तो अगर किसी की पर्सनालिटी, उसमें सबसे कोर ट्रेट्स क्या रहते हैं या फिर बेसिक ट्रेट्स क्या रहता है, उसको हम लोग सोर्स ट्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर रिलेटिवली स्टेबल, तो कोई भी सिचुएशन हो ना, स्टिल ये स्टेबल ही रहेगा, ओके। तो इसमें टोटल 16 सोर्स ट्रेट्स आती है, एंड दिस 16 सोर्स ट्रेट्स आर द बेसिस ऑफ द 16 पीएफ टेस्ट। इसका फुल फॉर्म है 16 पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट, ठीक है। तो ये टेस्ट था, रेमंड कैटल ने डेवलप किया था। तो इस पर्सनालिटी फैक्टर टेस्ट का यही बेसिस है। तो इसमें अलग अलग सोर्स ट्रेट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल तुम ले लो इमोशनल स्टेबिलिटी, या फिर एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, ये सब, ठीक है। तो ये तुम्हारे सोर्स ट्रेट्स हो गए। द नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड सरफेस ट्रेट्स। ये बेसिक नहीं, मतलब बेसिस पे नहीं रहता है, दिस इज द ऊपर ऊपर से एंड सिचुएशनल, ठीक है। ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स इन बिहेवियर, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया था, अ पर्सन हु इज नॉर्मली काम, ठीक है, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी है, तो वो क्या हो गया? एक सोर्स ट्रेट हो गया। बट वो ट्रैफिक में जाके बहुत इम्पेशेंट हो जाता, तो ये क्या हो गया? दैट इज ए सरफेस ट्रेट, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबल नहीं रहते, तो जब तक वो ट्रैफिक में तब तक इम्पेशेंट है, एंड देन जैसे ही वो सिचुएशन खत्म होती है, आफ्टर दैट द पर्सन बिकम स्टेबल अगेन, ठीक है। तो इसको हम लोग सरफेस ट्रेट बोलते हैं। उसकी क्रिटिसिज्म क्या? डिस्क्राइब्स ट्रेट्स। अगेन मैंने बोला था ट्रेट थ्योरीज यूजुअली क्या करती है, दे डिस्क्राइब द ट्रेट्स, बट ये डेवलप कैसे होती है उसके बारे में बात नहीं करती, ठीक है। एंड थ्योरी इज कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी की बात कैसे हो रही है, ठीक है। तुम तो बोलोगे कि ये तो ओवर सिंप्लीफाइड है, एंड यू विल बी करेक्ट, सिर्फ दो चीजों में इन लोगों ने डिवाइड करके रखा। बट इफ यू थिंक अबाउट इट, यहाँ पे ना दिस थ्योरी कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड टू बी कॉम्प्लेक्स।
ये मैंने कॉम्प्लेक्सिटी वाला पॉइंट इसके लिए दिया क्योंकि आई हैड सीन दिस इन सम प्रीलिम पेपर जहाँ पे उन लोगों ने देखे रखा था। बेसिकली कॉम्प्लेक्स कैसे है कि बहुत सारे ट्रेड्स है, राइट? देयर आर 16 ट्रेड्स दैट आर गिवन, इसकी ज्यादा बात हो रही। देयर आर 16 ट्रेड्स एंड इनसे देयर कैन बी इनफाइनाइट सरफेस ट्रेड्स। ठीक है, अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग ट्रेड्स डेवलप हो सकते हैं इन केस ऑफ सरफेस ट्रेड्स, राइट? तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है, now we come to perhaps the most important personality theory after Freud. This is called Erikson's psychosocial stages of development. ये दिया था in 1950। इसमें तुम्हें ना टोटल देके रखे है 8 स्टेजेस। तो इस स्टेजेस में तुम्हें क्या याद रखना है? इनका एज, ऑफ कोर्स स्टेज का नाम तो करना ही है, स्टेज का नाम कर लिया, एज कर लिया, एंड देन इनके आउटकम्स। ठीक है, बेसिकली अगर इनके स्टेज में इनको क्या चीज मिल रही है, इनका आउटकम्स क्या है, एंड साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट्स, तो हम लोग सब देखते जाते हैं एक एक करके। तो द फर्स्ट स्टेज वी हैव इज कॉल्ड इन्फेंसी। ये रहता है 0 to 1.5 ईयर्स तक। इस स्टेज में जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट इज, अगर तुम देखोगे हर स्टेज में यू विल either get a positive outcome or a negative outcome। ठीक है, तो उसी चीज की बात कर रहे हैं। तो ट्रस्ट क्या हो जाएगा? दैट इज ए पॉजिटिव आउटकम, मिसट्रस्ट इज ए नेगेटिव आउटकम। ठीक है, तो अगर जो बच्चा है दैट बच्चा रिसीव्स लव, केयर, सिक्योरिटी, ठीक है, ये सब उसको पेरेंट्स से मिल रहा है, तो दैट बच्चा विल लर्न टू ट्रस्ट द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो रहा है? ट्रस्ट डेवलप हो रहा है। बट इफ द केयर गिवन बाय पेरेंट्स इज निग्लेक्टफुल या फिर इनकंसिस्टेंट, तो दे लर्न टू नॉट ट्रस्ट द वर्ल्ड कंप्लीटली, कि ये वर्ल्ड पूरी तरह सेफ नहीं है, एंड वो थोड़ा सा मिसट्रस्टफुल रहेगा, एंड द चाइल्ड विल थिंक दैट द वर्ल्ड इज अ बिट थ्रेटनिंग। तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा कन्फ्लिक्ट था, एंड ये दोनों चीजें क्या है? दीज आर योर आउटकम्स। ठीक है, तो हर केस में मैंने ऊपर तुम्हें पॉजिटिव आउटकम देके रखा है, नीचे तुम्हें नेगेटिव आउटकम देके रखा है। तो तुम्हें ये हर एक चीज याद रखनी है। The next stage that we have is early childhood. This is 1.5 to 3 years. यहाँ पे जो conflict रहता है that is autonomy versus shame and doubt. Autonomy basically means independence versus shame and doubt. Shame and doubt तो self explanatory है, ठीक है? तो यहाँ पे basically क्या होता है? जो early childhood में जो child रहता है वो खुद से चीजें करने की ट्राई करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉटी ट्रेनिंग, इस स्टेज में पॉटी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? द चाइल्ड इज लर्निंग टू गो टू द बाथरूम देमसेल्फ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? द चाइल्ड इज लर्निंग टू बी इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्या आ रही है? ऑटोनॉमी डेवलप हो रहा है। बट इफ द पेरेंट्स आर ओवर कंट्रोलिंग, या फिर अगर वो कुछ कर रहा है एंड उसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा? शेम एंड डाउट डेवलप होगा। ठीक है, तो या तो उसको फॉर एग्जाम्पल कुछ भी खुद करने नहीं दे रहे, तो भी यहाँ पे शेम एंड डाउट आ सकता है कि बेसिकली वो क्या सोचने लगेगा कि माई पेरेंट्स थिंक कि मैं खुद केपेबल नहीं हूँ ये सब चीजें करने का। ठीक है, तो इसके लिए वहां पे शेम एंड डाउट क्रिएट हो, या फिर वो क्रिटिसाइज करेंगे तो ऑफकोर्स द चाइल्ड विल फील अशेम कि मैं ढंग से नहीं कर रहा। द नेक्स्ट स्टेज वी हैव इज कॉल्ड द प्लेज। प्लेज का जो हमारा कन्फ्लिक्ट है दैट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो इस स्टेज में क्या होता है ना, बेसिकली चाइल्ड दो चीजें करने लगता है मेन। फर्स्ट इज जो उनकी क्यूरियोसिटी रहती है ना, क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाती है, तो दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो इफ इन दैट केस उनके जो क्वेश्चंस है उनको ढंग से एनकरेज किया जा रहा है कि देयर क्यूरियोसिटी इज बेसिकली एनकरेज, साथ में व्हाट दे आल्सो स्टार्ट डूइंग इज प्लानिंग। तो फॉर एग्जांपल प्ले डेट्स रखना कि मैं अपने ये वाले दोस्त के साथ जाके खेल के आता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो प्लानिंग एंड क्यूरियोसिटी, अगर इसको बढ़ावा दिया जाए, एनकरेजमेंट मिले, तो क्या डेवलप होगा? इनिशिएटिव। तो ये चाइल्ड क्या करने लगेगा कि वो खुद आगे जाके इनिशिएटिव लेगा कि ठीक है मैं इसके साथ जाके खेल रहा हूँ। ठीक है, या फिर वो खुद ही करने लगेगा कि कल 6 बजे मिलेंगे एंड देन वील प्ले दिस गेम। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? इनिशिएटिव। बट इफ द पेरेंट्स क्रिटिसाइज या फिर इसको डिस्करेज करते हैं कि कितना क्वेश्चंस पूछता रहता है, क्वेश्चंस मत पूछ, तो यहाँ पे क्या होगा?
द चाइल्ड विल फील गिल्टी फॉर आस्किंग दोस क्वेश्चंस. ठीक है, तो यहाँ पे इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट हो गया. द नेक्स्ट स्टेज वी हैव इज कॉल्ड स्कूल एज. स्कूल एज में जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट रहता है दैट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इज कि अगर तुम अपने जो पियर ग्रुप है या फिर जो तुम्हारे फ्रेंड्स है तुम उनके साथ कीप अप कर पा रहे हो, ठीक है, स्कूल वर्क, गेम, सोशल एक्टिविटीज जो भी, तो यू विल फील इंडस्ट्रियस. सिंस क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू, यहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री बोलते हैं, स्किल डेवलप हो रही है ना तुम्हारी. तो अलग अलग स्कूल से तुम एजुकेशन सीख रहे हो, मतलब इन्फॉर्मेशन सीख रहे हो, लर्निंग डिफरेंट थिंग्स, फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करना है, मैथ कैसे करना है, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड, ये सब चीजें तुम सीख रहे हो. अगर तुम ये सब ढंग से कर पा रहे हो एज वेल एज योर पियर्स, तो तुम इंडस्ट्रियस फील करोगे, यू आर डेवलपिंग दो स्किल्स. बट अगर तुम वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर फॉलोइंग बिहाइंड, इफ यू आर फेलिंग, तो वहां पे इंफीरियोरिटी डेवलप होती है, सिंस यू आर नॉट डेवलपिंग दो स्किल्स, एंड यू विल फील कि तुम जो बाकी के तुम्हारे दोस्त हो उनसे तुम कम हो. ठीक है, तो इंफीरियोरिटी. नेक्स्ट आता है अडोलेसेंस. अडोलेसेंस इज बेसिकली जो टीनेज ईयर्स रहते हैं ये सब के केस में. तो यहाँ पे मेन चीज रहती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन. आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन. ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली जो अडोलेसेंट रहता है, जो टीन रहता है, दे एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स, दे एक्सप्लोर डिफरेंट वैल्यूज, दे एक्सप्लोर डिफरेंट रोल्स, इंटरेस्ट, सब. इफ ये एक्सप्लोरेशन ढंग से होता है, दे स्टार्ट टू आइडेंटिफाई कि अच्छा मुझे ये चीजें पसंद है. ओके, फॉर एग्जाम्पल ले लो अ पर्सन हु प्लेज अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. ठीक है, कोई लड़की या फिर कोई लड़का है वो अलग अलग स्पोर्ट्स जाके खेल रहा है. ठीक है, दैट पर्सन इज प्लेइंग टेनिस, टेबल टेनिस, कैरम, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी. ठीक है, उसने बहुत सारे स्पोर्ट्स ट्राई किया एंड उसको एक स्पोर्ट बहुत पसंद आया. तो ये क्या हो गया, दैट स्पोर्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी. ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी का डेवलपमेंट आ गया थ्रू एक्सप्लोरेशन. अगर एक्सप्लोरेशन कम है, डायरेक्शन नहीं है, या फिर दे डू नॉट हैव एन आइडिया कि मैं मुझे क्या चीजें पसंद है, मेरी इंटरेस्ट क्या है, दैट इज अ लो सेल्फ कंसेप्ट. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, रोल कंफ्यूजन आ जाएगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं. ठीक है, तो इफ यू आर समबडी हु इज नॉट क्लियर कि तुम्हें फॉर एग्जाम्पल ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, एक्सप्लोर, तुम्हारे इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करो, अलग अलग चीजें देखो. इफ यू थिंक इवन समथिंग इज स्लाइटली इंटरेस्टिंग, तो उसको एक बार करके देखो. ठीक है, डाइव अ बिट डीपर इनटू इट, गो डाउन सम रैबिट होल एंड एक्सप्लोर. तो तुम्हें फिर एक आइडिया पता चलने लगेगा कि अच्छा मुझे ट्वेल्थ के बाद ये करना है, फिर आई वांट टू डू दिस व्हेन आई ग्रो अप. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेज वी हैव इज कॉल्ड यंग अडल्टहुड. दिस इज फ्रॉम 18 टू 40 इयर्स. यहाँ पे जो मेन रहता है कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन. ठीक है, तो अगर द पर्सन इज एबल टू फॉर्म क्लोज, इंटीमेट, इमोशनली स्टेबल बॉन्ड्स, तो वहां पे इंटीमेसी आ जाती है. ठीक है, बेसिकली यू आर डेवलपिंग इंटीमेट रिलेशनशिप्स. बट अगर ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है, तुम क्लोज, लविंग, इंटीमेट बॉन्ड्स फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स दैट यू विल बी लेफ्ट अलोन इन द वर्ल्ड, दैट यू विल बी आइसोलेटेड. ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इमोशनली मेच्योर करो, यू आर इमोशनली स्टेबल, एंड तुम यू आर फाइंडिंग रिलेशनशिप्स. तो इसके लिए यहाँ पे इंटीमेसी की बात आती है. The last two stages we have are middle adulthood and maturity. तो पहले देखते हैं middle adulthood. This is 40 to 65 years. यहाँ पे मेन कॉन्फ्लिक्ट रहता है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन. जनरेटिविटी बेसिकली क्या रहता है, इफ यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी इन एनी वे, तुम काम करके कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बच्चे रेस करके कंट्रीब्यूट कर रहे हो, यू आर पासिंग ऑन योर नॉलेज टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये सब चीजें क्या कर रही है, दिस इज हेल्पिंग ह्यूमैनिटी. ठीक है, तो यू विल फील कि यू आर कंट्रीब्यूटिंग. तो इस फीलिंग को हम लोग बोलते हैं जनरेटिविटी. बट अगर तुम ढंग से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो टू सोसाइटी, तो क्या होगा, यू विल फील स्टैग्नेटेड कि मैं स्टक हूं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं. ठीक है, तो लैक ऑफ कंट्रीब्यूशन लीड्स टू स्टैग्नेशन. नेक्स्ट वी हैव मैच्योरिटी. यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, दिस इज 65 प्लस. ठीक है, 65 प्लस जो भी एज आ जाएगी 65 के बाद, दैट इज मैच्योरिटी. तो यहाँ पे आता है ईगो, इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर. बेसिकली इन दिस स्टेज जो पर्सन रहता है इंडिविजुअल, द इंडिविजुअल लुक्स बैक ऑन देयर लाइफ.
when they look back on their life, when they reflect on their life, अगर उनको लगता है अच्छा चलो this was a life good lived, ठीक है, मैंने जो भी मतलब ज्यादा रिग्रेट्स नहीं है मेरी जिंदगी में, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड विथ व्हाट आई हैव डन, आई एक्सेप्ट मेरी जो भी गलतियां थी, एंड आई एम बेसिकली आई एम सेटिस्फाइड मैंने जितना भी किया मेरे लास्ट 65 ईयर्स में, अगर ऐसा होता है तो दैट पर्सन डेवलप्स इंटेग्रिटी, ठीक है, तो वो फिर वो ऐसे वो वाइज ओल्ड मैन वाला टाइप रहता है ना, वाइज ओल्ड मैन वाइज ओल्ड वुमेन, तो वो वाले टाइप चीज में चले जाता है. बट इफ इस रिफ्लेक्शन में दे रियलाइज कि दे मिस्ड आउट अ लॉट, ठीक है, बहुत रिग्रेट रहता है, डिससेटिस्फैक्शन रहता है, तो दे डिस्पेयर ओवर कि काश में ये कर लेता, काश में वो कर लेता, तो ये सब आ जाता है हमारी डिस्पेयर के अंदर, ठीक है. तो इसकी क्रिटिसिज्म्स क्या है? दिस इज डिफिकल्ट टू एम्पेरिकली टेस्ट, ठीक है. तुम फॉर एग्जाम्पल इंटेग्रिटी कैसे ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हो, राइट? द फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक, बीइंग स्टैग्नेटेड, तुम इसको कैसे एम्पेरिकली टेस्ट कर सकते हो, राइट? इंटीमेसी को कैसे तुम एम्पेरिकली टेस्ट कर सकते हो? तो इट इज डिफिकल्ट टू एम्पेरिकली टेस्ट. एंड ये जो प्रॉपर स्टेजेस देखे रखे, इसका ईयर्स तुम्हें डिफाइन करके रखा है कि 40 to 65 इज मिडिल अडल्टहुड, बट इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड स्पेशली अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है. देयर मे बी वेरिएशंस. तो इसके दो क्रिटिसिज्म्स हो गए. And the next theory we have is the humanistic theory. This was given by Carl Rogers. ये भी बहुत important है. तुम यहाँ पे समझ लोगे ना, ये सेम तुम्हें आगे भी जाके देखे रखा है in the disorders and therapies part. And then again you'll also repeat this in chapter 8. काउंसलिंग, एक गुड काउंसलर के फीचर्स क्या होता है, तो वो सब में वहाँ पे भी कवर होगा. तो ये बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स है, तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड. दिस वाज गिवन इन 1951. इसमें बेसिक कंसेप्ट है, तुम ये कंसेप्ट समझ जाओगे ना तो बहुत इजी थ्योरी है. फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज अ फुली फंक्शनिंग पर्सन. बेसिकली इसके हिसाब से क्या होता है, अ फुली फंक्शनिंग पर्सन इज समबडी हु एक्सेप्ट्स देमसेल्व्स कि मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं. दैट पर्सन इज ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस, वो जेन्युइन है, वो ऑथेंटिक है, वो क्रिएटिव है एंड इमेजिनेटिव है, अपनी इमेजिनेशन को एक्सप्लोर कर पाता है, ठीक है. तो दैट पर्सन जिसके पास ये सारी क्वालिटीज रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन. नेक्स्ट चीज आती है सेल्फ कॉन्सेप्ट. हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, दिस इज द इमेज और परसेप्शन अ पर्सन हैज अबाउट देमसेल्फ, ठीक है. देन नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ, ठीक है. रियल सेल्फ इज व्हाट अ पर्सन एक्चुअली इज एंड आइडियल सेल्फ इज व्हाट दे वांट टू बी, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल कर लो कि यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, तो यू वांट टू बी समबडी हु इज द टॉपर ऑफ द स्कूल, ठीक है. यू वांट टू बी द टॉपर ऑफ द स्कूल की तुम्हें हर एक चीज पढ़ते से याद हो जाती है, यू स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स, दैट इज एन आइडियल सेल्फ, समबडी हु इज वेरी इंटेलिजेंट. तो अभी यहाँ पे क्या हो जाता है ना, इफ योर रियल सेल्फ इज सेम एज आइडियल सेल्फ, यू वांट टू बी समबडी हु स्कोर्स 99% एंड तुम्हें आ भी रहे 99%, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर इज कॉन्ग्रुएंस. बेसिकली योर रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ आर अलाइनिंग, तो दिस इज अ गुड थिंग. बट लेट्स से कि तुम्हारा आइडियल सेल्फ इज टू बी समबडी हु स्कोर्स 99% बट तुम्हें सिर्फ 80% 70% ऐसे मार्क्स आ रहे, यू आर जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट. तो वहां पे क्या हो जा रहा है, देयर इज अ गैप बिटवीन योर रियल एंड आइडियल सेल्फ. तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है. यू आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम योर सेल्फ एंड एक्सपेक्टेशंस की वजह से यू कैन फील डिप्रेस्ड, यू कैन फील एंशियस कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. आई वांट टू बी एबल टू स्कोर 99% बट एटलीस्ट 90% भी नहीं आ रहे मेरे, ठीक है. तो यहाँ पे एक एंजाइटी आ जाती है व्हेन देयर इज इनकॉन्ग्रुएंस. ओके. द फाइनल टू कॉन्सेप्ट्स हियर इज कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. ये भी इजी है समझने के लिए, ठीक है. कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या है? पॉजिटिव रिगार्ड इज रेफरिंग टू थिंग्स लाइक एक्सेप्टेंस एंड वैलिडेशन एंड अफेक्शन, ठीक है. तो ये सब चीजों को वो बेसिकली रेफर कर रहा है. तो यहाँ पे इसका अगर तुम मीनिंग ही समझ लोगे तो इनका जो एक्सेप्टेंस रहता है दैट इज कंडीशनल. तो ऐसा कोई पेरेंट ले लो वो ओनली वैलिडेट्स द चाइल्ड, या फिर उनसे तभी प्यार करता है, या फिर उनसे बेसिकली तभी अप्रूवल मिलता है, तभी वैलिडेशन मिलता है व्हेन द चाइल्ड गेट्स हाई मार्क्स. तो ये क्या हो गई, दिस देयर इज अ कंडीशन कि तुम्हें हमारा प्यार, तुम्हें हमारा केयर तभी मिलेगा इफ यू आर एबल टू स्कोर गुड मार्क्स. तो इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड. नेक्स्ट चीज आती है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, कि रिगार्डलेस तुम
कितने भी मार्क्स स्कोर करो, कुछ भी हो, तुम फेल भी हो जाओ, वी आर स्टिल योर पेरेंट्स, वी आर देयर टू बैक यू। ठीक है, तो यू आर बीइंग एक्सेप्टेड एंड वैल्यूड एज अ पर्सन रादर देन बाय योर अकम्प्लिशमेंट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एंड ये तुम्हें नेक्स्ट 3 चैप्टर्स में दिखेगा भी। ऑलराइट, क्रिटिसिज्म्स क्या है? जो फुली फंक्शनिंग पर्सन जैसा कॉन्सेप्ट है, इसको अगेन तुम एम्पेरिकली मेजर ढंग से नहीं कर सकते। राइट, देयर इज नो स्केल, देयर इज नो ऑब्जेक्टिव स्केल, न्यूमेरिकल स्केल जिसमें तुम इसको मेजर कर सकते। एंड इसका एक इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है दैट इट इज टू ऑप्टिमिस्टिक। ये अज्यूम करता है कि एवरी पर्सन वांट्स टू बी गुड, every person wants to bridge the gap between real and ideal self, every person wants to accept themselves। ऐसा नहीं है ना, लेकिन तो दिस थ्योरी इज कंसिडर्ड टू बी टू ऑप्टिमिस्टिक, कि लोग इतने अच्छे नहीं है जितना ये थ्योरी समझता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट थ्योरी दैट वी हैव, दिस इज अ टाइप थ्योरी। ये हम लोग स्ट्रेस वाले चैप्टर में भी करेंगे, तो यहाँ पे कर लोगे तो तुम्हें स्ट्रेस में फिर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो टाइप थ्योरी फ्रीडमैन टाइप थ्योरी बोलते हैं, बट दिस वाज गिवन बाय मायर फ्रीडमैन एंड रे रोजनमैन दोनों। इसको दो टाइप्स में बेसिकली क्या है, पर्सनालिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, टाइप ए एंड टाइप बी। दिस वाज गिवन इन द ईयर 1959। ठीक है, इसको 1959 में दिया। तो टाइप ए टाइप बी देख लेते, मोस्ट लाइकली तुम्हें ये डिफरेंशिएशन में पूछ सकता है। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे भी इसके लिए तुम्हें डिफरेंशिएशन टेबल वाइज ही देके रखा है। ओके, तो टाइप एंड टाइप बी, तो दीज पीपल आर कम्पिटिटिव एंड एम्बिशियस, ये रिलैक्स एंड इजी गोइंग होता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंड ये स्ट्रेस मतलब इनका एक नॉर्मल स्ट्रेस लेवल रहता है। ठीक है, देर इज ए स्ट्रॉन्ग नीड टू अचीव एंड सक्सीड, एंड उनको जल्दी ये सब चीजें अचीव करनी। ठीक है, दे वांट टू सक्सीड क्विकली, दे वांट टू अचीव मेनी मेनी थिंग्स क्विकली। बट टाइप बी वाले लोग अपना टाइम लेके आराम से सब चीजें करते हैं, एंड दे सक्सीड अकॉर्डिंग टू देयर ओन पेस। ठीक है, ज्यादा प्रेशर नहीं लेते। एंड सबसे मेन पॉइंट इसका, सबसे मेन, क्योंकि जब ये थ्योरी बनाई जा रही थी ना, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दे आर मोर प्रोन टू हार्ट प्रॉब्लम्स एंड दे आर लेस प्रोन टू हार्ट प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली जब ये थ्योरी बनाई जा रही थी ना, व्हाट दे वर सेइंग इज कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने के चक्कर में इनके हार्ट प्रॉब्लम्स वरना कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एंड द सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन इज हु इज लेस प्रोन टू हार्ट प्रॉब्लम्स, जो ज्यादा लोड नहीं लेता, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता। ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म क्या है, ओवर सिंप्लीफाइड, बहुत ज्यादा, सिर्फ 2 टाइप में डिवाइड करके रखा है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग बायोलॉजिकल फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं, विच इज द कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स वन हार्ट प्रॉब्लम्स, एंड इट डजंट टेक इनटू अकाउंट सोशल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारा टाइप ए एंड टाइप बी हो गया। The next one we have is called the Big Five personality types, वरना ओशन थ्योरी भी बोलते हैं इसको, तो यही न्यूमोनिक तुम फॉलो करना। दिस वाज गिवन बाय पॉल कोस्टा एंड रॉबर्ट मैक्रे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगेन, इफ फॉर एग्जांपल इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इन वर्क स्पेसेस, तो अगर तुम बड़ों की कोई जॉब के लिए जा रहे हो, वहां पे तुम्हें कोई पर्सनालिटी टेस्ट देने बोल रहे, मोस्ट लाइकली तुम्हें ये वाला ही दिया जाएगा। ठीक है, दिस वाज गिवन इन द ईयर 1985। ठीक है, नाउ फॉर ईच एंड एवरी स्केल, ओशन के जितने भी है, फॉर ईच एंड एवरीथिंग, तो मैं हाई स्कोरर्स एंड लो स्कोरर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना। एंड इसको मेन जब तुम इसको स्टडी कर रहे रहोगे ना, इसके एग्जांपल्स भी दे रहे रहोगे, गिव इट इन रिलेशन टू प्रेफरेबली वर्क स्पेसिस, एज आई सेड, क्योंकि ये वर्क स्पेसिस में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल रहता है। ठीक है, तो ओपननेस टू एक्सपीरियंस, हाई स्कोरर्स क्या रहते हैं, दे आर इमेजिनेटिव, क्यूरियस, क्रिएटिव एंड ऑफ कोर्स ओपन टू न्यू आइडियाज। बट लो स्कोरर्स दे आर प्रैक्टिकल, कन्वेंशनल एंड रूटीन को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, जैसा है वैसा चलने दो, ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं है। ओके, दे आर स्टिकिंग टू व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट दे ऑलरेडी थिंक इज। ठीक है, देयर इज नो नॉवेल्टी, कुछ नया चीजें इन्वेंट नहीं हो रही है। ठीक है, इफ द पर्सन इज ए लो स्कोरर। देन नेक्स्ट आता है कॉन्शियसनेस। If you are a high scorer, you are probably more responsible, organized and disciplined. Low scorer हो तो there is carelessness, there is disorganizement, there is impulsivity in your behavior. ठीक है, कॉन्शियसनेस की स्पेलिंग प्लीज ढंग से याद रखो, बहुत लोग इसको मिस्टेक कर देते हैं, कॉन्शियसनेस है। ठीक है,
नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रावर्जन. एक्स्ट्रावर्जन इज, हमें वर्ड से समझ में आ रहा है, पर्सन इज सोशिएबल, टॉकेटिव, एनर्जेटिक, आउटगोइंग. तो ये वाले लोग दे आर बेटर इन मेकिंग सोशल रिलेशनशिप्स. तो इनको तुम नेटवर्किंग के लिए ज्यादा भेज सकते हो. ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेसिकली हर एक स्केल पे इफ द हाई स्कोरर है, लो स्कोरर है, उनका वर्क प्लेस में क्या रोल रहेगा या फिर उनका अफेक्ट क्या रहेगा वर्क प्लेस में. ठीक है, लो स्कोरर्स क्या रहते हैं, दे आर क्वाइट, रिजर्व्ड, withdrawn, serious, and they prefer solitude. The next one we have is agreeableness. So these people are cooperative, दूसरे लोगों के साथ अच्छे से मिलके काम करना, truthful, helping, trusting, ठीक है, kind. Low scorers are suspicious, compete करने में ज्यादा believe करते हैं instead of cooperating, arguments में उतरते हैं and they are less helpful. ठीक है, low scorers. And neuroticism. तो अगर तुम देखोगे ना, ओशन में जो पहले के 4 है, उन सब पे हाई स्कोरर्स आर मोर प्रेफर्ड बाय वर्क प्लेसेस. न्यूरोटिसिज्म में लो स्कोरर्स आर मोर प्रेफर्ड. तो न्यूरोटिसिज्म बेसिकली रिफर्स टू इमोशनल स्टेबिलिटी. तो हाई स्कोरर्स आर इमोशनली अनस्टेबल, इनसिक्योर रहते हैं, एंशियस रहते हैं. एंड लो स्कोरर्स आर काम, कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स. ठीक है, इनकी इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है. क्रिटिसिज्म क्या है, अगेन ये ट्रेड्स डिस्क्राइब कर रहा है कि न्यूरोटिसिज्म में ऐसा होता है, अग्रीएबलनेस में ऐसा होता है, बट इसका डेवलपमेंट वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा. एंड सारे कल्चर्स में ये सारे फैक्टर्स अप्लाई नहीं हो रहे होंगे. ठीक है, द लास्ट थ्योरी दैट वी हैव इज द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी गिवन बाय एल्बर्ट बैंड्यूरा. ठीक है, दिस इज वेरी लार्जली बेस्ड. एल्बर्ट बैंड्यूरा हमने कब सुना है, 11th ग्रेड लर्निंग चैप्टर. ठीक है, तो उसका जो ऑब्जर्वेशन लर्निंग वाला बोबोडॉल का एक्सपेरिमेंट था, वो यहाँ पे पूरा एप्लीकेबल. ठीक है, यहाँ पे वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आईड लाइक यू टू नो इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म. ठीक है, मोस्ट लाइकली सिलेबस में, मतलब तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें लिखना चाहिए. रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या होता है, जो पर्सनालिटी रहती है बेसिकली अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट बैंड्यूरा इज शेप्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन 3 थिंग्स: बिहेवियर, पर्सनल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंट. ठीक है, तो ये पर्सनल फैक्टर्स जब मैं बोल रहा हूँ, व्हाट एम आई एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम ले लो तुम्हारा कॉग्निशन. ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस रहते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. ठीक है, कॉग्निशन जो तुम्हारा हो गया, बिहेवियर हो गया एंड एनवायरनमेंट हो गया. इन तीनों के इंटरक्शन से तुम्हारी पर्सनालिटी पूरी क्रिएट होती है. अनदर कॉन्सेप्ट वी हैव हियर इज मॉडलिंग एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग. तो बिहेवियर इज लर्न बाय वॉचिंग एंड इमिटेटिंग अदर्स. वी ऑलरेडी हैव सीन दिस इन लर्निंग चैप्टर. उसको अगर तुम्हें रिवाइज करना, उसका वीडियो इज ऑलरेडी अप. आई एम श्योर दैट यू सॉ इट लास्ट ईयर टू. एक बार वहां पे जाके तुम ढंग से समझ लो, लर्निंग का वीडियो देख लो वहां पे जाके. ठीक है, देयर आर टाइम स्टैम्प्स इन ईच एंड एवरी वीडियो. एंड अगर तुम्हें इसको और डिटेल में भी समझना है ना, तो वी हैव मॉडलिंग अगेन इन चैप्टर 5. ठीक है, थेरेपीज के अंदर. तो वहां पे हम लोग मॉडलिंग और ज्यादा ढंग से समझ लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन तुम्हारी इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज सेल्फ सिस्टम. सेल्फ सिस्टम क्या होता है, दिस रिफर्स टू कॉग्निटिव प्रोसेसेस गाइडिंग बिहेवियर. ठीक है, जो तुम्हारा बिहेवियर रहता है एट द एंड ऑफ द डे 3 चीजों से चलता है. सबसे पहली चीज है सेल्फ एफिकेसी. दिस इज योर सेल्फ बिलीफ कि अगर तुम्हें कोई टास्क करना है, यू बिलीव कि हाँ मैं ये टास्क कंप्लीट कर सकता हूं. दैट इज योर सेल्फ एफिकेसी. ठीक है, नेक्स्ट आता है सेल्फ रीइंफोर्समेंट. इफ यू आर कंप्लीटिंग अ गिवन टास्क, ठीक है, तो उसके लिए तुम जो कंप्लीशन पे खुद को रिवॉर्ड कर रहे हो, या फिर कोई भी तुम्हारा सेल्फ सेट गोल था, या फिर कोई सेल्फ सेट स्टैंडर्ड था, उसको तुम अगर अचीव कर रहे हो, तो यू शुड ऑल्सो रिवॉर्ड योर सेल्फ. इफ यू विल रिवॉर्ड योर सेल्फ, रीइंफोर्समेंट हो गया. तो वी ऑलरेडी नो इफ अ बिहेवियर इज रीइंफोर्स्ड, तो फ्यूचर में मोस्ट लाइकली वो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि वो वापस अकर हो. ठीक है, इसके लिए सेल्फ रीइंफोर्समेंट आ जाता है. एंड लास्टली द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज सेल्फ सेट गोल्स. इसमें बेसिकली दीज आर पर्सनल गोल्स दैट यू सेट योर सेल्फ. ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल ले लो, होमवर्क. तुम्हें होमवर्क मिला, ठीक है, तो सबसे पहली चीज आ जाती है, विल आई बी एबल टू कंप्लीट दिस होमवर्क विद इन 1 आवर. तो ये क्या हो गया, हाँ मैं कर लूंगा. तो ये तुम्हारी सेल्फ एफिकेसी होगी. दिस इज योर सेल्फ बिलीफ, हाँ मैं 1 घंटे में ये वाला होमवर्क कर सकता हूँ. नाउ व्हाट इज योर गोल, योर गोल इज टू कंप्लीट द होमवर्क विद इन 1 आवर. तो ये तुम्हारा क्या हो गया, सेल्फ सेट गोल. आफ्टर दैट, सिंस तुम्हारा सेल्फ सेट गोल अचीव हो रहा है, ऑलराइट, सिंस तुम्हारा सेल्फ सेट गोल इज टू स्टडी अंडर 1 आवर एंड वो तुम अचीव कर पा रहे हो,
तो एट दैट टाइम यू आर ऑल्सो रिवॉर्डिंग योर सेल्फ कि अच्छा चलो मैंने 1 घंटा अभी पढ़ लिया, मेरा होमवर्क कंप्लीटेड है, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो अहेड एंड मे बी आई विल ईट आइसक्रीम, या फिर मैं थोड़ी देर टीवी देख लेता हूँ, या फिर आई विल प्ले सम वीडियो गेम। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल्फ री इन्फोर्समेंट। तो ये पूरा एक एग्जाम्पल के साथ मैंने तुम्हें पूरा सेल्फ सिस्टम समझा दिया। इसका क्रिटिसिज्म्स देख लेते हैं एंड दैट इज द एंड। ठीक है, आफ्टर दिस वी हैव द टेस्ट्स जो हम लोग देखने वाले हैं इन पार्ट 2 के। तो क्रिटिसिज्म्स क्या है, कंसेप्ट्स लाइक सेल्फ एफिकेसी आर डिफिकल्ट टू मेजर एम्पेरिकली। अगेन तुम सेल्फ एफिकेसी जो चीज है यू कैन नॉट न्यूमेरिकली मेजर इट एंड इट मे नॉट फुली एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हम लोगों ने यहाँ देखा था रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बिहेवियर की, कॉग्निशन की, एनवायरमेंट की, बट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मिसिंग है दैट इज द बायोलॉजी ऑफ अ पर्सन। वी नो कि थोड़े जो पार्ट्स रहते हैं ऑफ पर्सनालिटी दैट इज ऑल्सो इनहेरिटेड। ठीक है, तो वो वाला पार्ट इसमें मिसिंग है। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर दिस, बेसिकली दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। सारी पर्सनालिटी की थ्योरीज हो गई है, मे बी थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आई रियली वांटेड यू टू अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। ठीक है, इट इज एसेंशियल कि तुम ये समझो ढंग से, वरना ये तुम नहीं कर पाओगे चैप्टर। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स एंड वगैरह, यू नो, प्रॉपर नाउन्स है, तो यू नीड टू बी एबल टू रिकॉल दिस प्रॉपरली। ठीक है, तो अगेन आई विल रिकमेंड जाके इसके बाद पार्ट 2 देख लो एंड आई रियली हाईली रिकमेंड बाइंग द आईएससी साइकोलॉजी हैंडबुक। उसके डिटेल्स अगेन डिस्क्रिप्शन में है, मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, सब जगह तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट यू विल मेक टुवर्ड्स गेटिंग दैट सेंटम इन साइकोलॉजी। ठीक है, अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम एट द आईएससी गाइड, वरना यूट्यूब के कमेंट्स पे भी ड्रॉप डाउन कर सकते हो, आई विल एब्सोल्युटली गेट बैक टू यू। ठीक है, ऑल द बेस्ट इफ यू हैव योर एग्जाम टुमारो एंड बाय बाय।